तो जैसे मैंने कहा था कि कनेक्शन मेथड जो होती है वो दो टाइप की मेथड होती है ना, एक होती है बोल्टिंग, एक होती है वेल्डिंग। आप लोगों ने बोल्टिंग का वीडियो मैंने आपको दिखाया था कल। तो बोल्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है? बोल्टिंग इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर टू फॉर्म द रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर which provides the stability and strength to resist all types of load imposed on it. अब क्या होता है? A systematic pattern must be followed when tightening bolts so that the joint is drawn together and all fasteners are properly installed. हम लोगों ने कल देखा था कि पार्ट ऑफ बोल्ट असेंबली में चीजें क्या होती है ना। अब ये भी देखा था हमने कि जो कनेक्शन मतलब जो बोल्टिंग कनेक्शन फील्ड में होते हैं उसको हम लोग फील्ड कनेक्शन कहते हैं, और जो शॉप में होते हैं उसको शॉप कनेक्शन कहते हैं। अब क्या है कि जैसे आप लोगों ने बीम अभी आगे आएगा, बीम जब हम लोग पढ़ेंगे तो बीम में जब एंड कनेक्शन होते हैं तो क्लिप एंगल कनेक्शन कर रहे हैं, तो क्लिप एंगल क्या है? बीम के साथ जाएंगी, तो उसके साथ जो बोल्टिंग जाएगी वो क्या रहती है? शॉप बोल्टिंग रहती है। और बाद में जो जब वो बीम फील्ड पे जाएगा कॉलम के साथ लगने के लिए, जब उसमें बोल्टिंग लगेगी वो रहेगी आपकी फील्ड बोल्टिंग, तो उसके अलग बोल्ट रहते हैं। मतलब क्या है कि जब आप बोल्ट की रिपोर्ट भेजोगे सीक्वेंसिंग के साथ, तब आपकी शॉप बोल्ट रिपोर्ट भी जाएगी, फील्ड बोल्ट रिपोर्ट भी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपकी क्वांटिटी जाएगी, कितनी बोल्ट की क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वो सारी चीजें। अब देखो पार्ट ऑफ बोल्ट असेंबली में क्या क्या चीजें होती है ना, आप किसको क्या कॉल आउट करोगे? सबसे पहले होता है ये हेड। अब ये हेड के भी टाइप होता है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हेक्सागोनल हेड, कभी कभी काउंटर संग हेड भी दिखेगा। काउंटर संग मतलब कैसा है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप लोग सपोज कभी कई जगह पे शायद ट्रैवल किया होगा कहीं पे, तो ऐसे बोल्ट का हेड दिखता है, ये देखो, इसको हम लोग बोलेंगे काउंटर संग। ये क्या होता है कि जब भी प्लेट मतलब अभी सपोज आप सोचो कि ये प्लेट है कहीं पे एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट प्लेट है, उस प्लेट में ऐसे होल पंच किए जाते हैं। कैसे वाले? ये ऐसे वाले, ऐसे होल आपको पंच करते हुए दिखेंगे और उस होल्स में ये बोल्ट जाते हुए दिखेंगे। मतलब क्या है? इसका जो टॉप सरफेस है और प्लेट का टॉप सरफेस ये एग्जैक्टली मैच करेगा। मतलब क्या है कि ये बोल्ट का हेड ऊपर नहीं रहेगा, प्लेट के ऊपर नहीं रहेगा, तो इनको काउंटर संग बोल्ट बोलते हैं। ये काउंटर संग बोल्ट हो गया, ये आपका हेक्सागोनल हेड वाला बोल्ट हो गया, ठीक है। अब ये जब बोल्ट होंगे तब इसका कनेक्शन कैसा होता है? जब ये प्लेट रहेगी ऐसी, सपोज कोई मटेरियल कनेक्ट हो रहा है तो ये प्लेट हो जाती है, मतलब इसका हेड जो रहेगा वो टॉप ऑफ प्लेट रहेगा, इस पे टॉप ऑफ मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो बोल्ट के टाइप आप लोगों ने देख लिए, काउंटर संग बोल्ट, और ये था हेक्सागोनल बोल्ट। अब देखो इसमें क्या है, हेड किसको कहेंगे? फिर बाद में आप लोगों ने ग्रिप देखा कि ग्रिप इज द डिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड द बोल्ट हेड टू बैक ऑफ द नट और वॉशर। ये चीज हम लोगों ने ग्रिप देखी। अब क्या है ग्रिप मतलब क्या है कि जब ये बोल्टिंग कनेक्शन होगा, दो मटेरियल जब ज्वाइंट होंगे, तो दो मटेरियल ज्वाइंट करते टाइम क्या चीज होती है? जैसे आप लोग देखो कि यहाँ पे एक प्लेट मटेरियल ज्वाइंट हो रहा है ना, ये एक प्लेट होगी और दूसरी एक प्लेट रहेगी यहाँ पे, ऐसी एक दूसरी प्लेट। जब ऐसे दो टाइप के कनेक्शन होंगे तो जो दो प्लेट का डायमेंशन रहेगा, जो थिकनेसेस रहेंगी, वही आपकी ग्रिप हो जाती है। समझ में आ रहा है? ग्रिप आप किसको कहोगे कि जो दो मटेरियल आप ज्वाइन कर रहे हो उन दो मटेरियल की थिकनेस मतलब ग्रिप हो जाएगी। या फिर टेक्निकल टर्म में आप बात करोगे तो ग्रिप इज द डिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड द बोल्ट हेड टू द बैक ऑफ द नट और वॉशर, ये चीज। अब देखो लेंथ मतलब क्या है कि बैक ऑफ नट, ठीक है, बोल्ट इन द डिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड द बोल्ट हेड, ये बोल्ट हेड है, टू द एंड ऑफ बोल्ट, मतलब ये एंड ऑफ बोल्ट, ये आपकी हो जाएगी लेंथ। अब फिर शैंक और थ्रेड किसको कहते हैं? कि जो नॉन थ्रेडेड पार्ट है बोल्ट के लेंथ में उसको आप कहोगे शैंक, और जो थ्रेडेड पार्ट है उसको कहोगे आप थ्रेड लेंथ, ठीक है, ये थ्रेड। अब क्या है कि जब आप कनेक्शन करते देखते हो, जब हम लोग एन और एक्स वाली बात करेंगे, एन बोल्ट एक्स बोल्ट, जब S25 एन और S25 एक्स जो प्रीफिक्स लगाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ये शैंक और ये थ्रेड, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या है ना, बोल्ट में थ्रेड करने से उस बोल्ट की थ्रेडेड पार्ट वाली जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जो नॉन थ्रेडेड पार्ट होता है उसकी लेंथ मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वही वैसे की वैसी रहेगी, मतलब वो ज्यादा रहेगी कंपैरिजन में। अब आगे वाले हम लोगों ने देखे थे कि बोल्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना। आप लोगों ने एसटीएम बोल्ट टाइप मैंने आपको बताया कि बोल्ट के टाइप कैसे मतलब कैसे डिसाइड होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल्ट के टाइप डिसाइड होते हैं, ठीक है। अगर कार्बन की जो वैल्यू है बोल्ट बनाते टाइम अगर उसको कम रखा जाए तब बनेंगे A307। देखो A307 दीज आर आल्सो कॉल्ड अनफिनिश्ड मशीन बोल्ट और इरेक्शन बोल्ट। जनरली हम लोग इसको इरेक्शन बोल्ट फॉलो आउट करते हैं। ये जो बोल्ट यूज होते हैं ये आपके लाइफ स्ट्रक्चर जो रहेंगे सेकेंडरी मटेरियल ज्वाइंट करने में उस टाइम पे ये यूज होंगे। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये होती है मिनिमम 60 KSI, ठीक है, 60 KSI की रहेगी। आपको KSI का लॉन्ग फॉर्म पता लग सकता हो, किस पर स्क्वायर इंच,
ठीक है। फिर बाद में यूज होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। अब हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में आपके दो टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक होता है A325 बोल्ट और एक होता है A490 बोल्ट। अब ये A325 और A490 में डिफरेंस क्या होता है? इनमें होता है जो कार्बन की क्वांटिटी है उनके अनुसार इनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है। ठीक है, A325 की स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी, A490 की ज्यादा रहेगी। अब देखो, E325 bolts are the high strength medium carbon steel cover high strength heavy structural bolts from half inch diameter to 1.2 inch diameter। अब ये जो दो मैं टाइप बोल रहा था, E325 और A490, इनमें भी दो सब पार्ट होते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। तो टाइप 1 बोल्ट होता है वो यूज होता है आपके मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जो टाइप 3 बोल्ट होते हैं वो आपके होते हैं वेदरिंग स्टील में। वेदरिंग स्टील आप लोगों ने मॉडल 2 में देखा था कि वेदरिंग स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये A588 रहता है ना। हम लोगों ने जो स्टील का ग्रेड देखा था वो A588 है। जब ऐसा स्टील यूज हो रहा होगा तो उस टाइप बोल्ट यूज करेंगे, वो टाइप 3 बोल्ट होते हैं। मतलब जब भी वो बोल्ट दिए जाते हैं वो टाइप 3 बोल्ट करके दिए जाते हैं। A325 टाइप 3 है। अभी ये नॉर्मली ये जो है ये टाइप 1 बोल्ट रहेंगे, ठीक है। तो जनरली टाइप 1 लिखा नहीं जाता, आपको सिर्फ A325 लिखा जाता है। अब देखो, these bolts are most commonly used in a structural connection and therefore have a shorter thread length than a standard hitch bolt। अब ये thread होती है क्या होती है? आपको दिया नहीं जाएगा, आप लोग सिर्फ लिख दोगे कि A325 बोल्ट वैसा, ठीक है। ये बोल्ट कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? ये आपको यूज होंगे स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस में, ये होंगे एंड बेयरिंग टाइप कनेक्शंस में, एक्स बेयरिंग टाइप कनेक्शंस में यूज होते हुए। एन और एक्स की क्या होती है, मतलब एन और एक्स क्या होता है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर अब ये A490 आपको हाफ इंच से लेकर 1.5 इंच के डायमीटर में अवेलेबल मिलेंगे। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो 150 KSI से लेकर तक होती है, ठीक है। अब ये A490 बोल्ट आर कॉस्टलियर, मतलब ये कॉस्टली होते हैं। क्यों कॉस्टली होते हैं? क्योंकि ये हीट ट्रीटेड बोल्ट होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब ये जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला एप्लीकेशन है वहां पे ये बोल्ट यूज होते हुए दिखेंगे। मतलब डिजाइनर आपको वहां पे यूज करने को बोलेगा जहाँ बोल्ट की स्ट्रेंथ या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर लोड ज्यादा इंपोज हो रहा है, वैसी कंडीशन में आपको A490 बोल्ट यूज करने के लिए बोलेगा। आपको एक कंडीशन बताई थी कि ये A490 बोल्ट कभी भी गैल्वेनाइज नहीं किए जाते। मतलब गैल्वेनाइज की कंडीशन आ रही होगी तो इनको गैल्वेनाइज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब गैल्वेनाइज प्रोसेस में जाता है ये हाइड्रोजन इमिट करता है, ठीक है। इसलिए अवॉइड करते हैं कि गैल्वेनाइज किया जाए। अब गैल्वेनाइज की प्रोसेस आप एक देख लेना कि गैल्वेनाइजिंग होती क्या है। अगर नहीं तो मैं आपको बाद में आने वाला उस टाइम पे बता दूं। कनेक्शन टाइप, अब ये कौन कौन से कनेक्शन टाइप में यूज होते हुए देखेंगे आपको? एन टाइप में भी और एक्स टाइप में भी। एक चीज आपको और बताई थी मैंने कि जब भी आप कनेक्शन करते हो, मॉडल में कनेक्शन करने जाते हो, तो कभी भी आप ये चीज नहीं पाओगे कि 3x4 डाया का और 3x4 डाया का A490 बोल्ट कभी भी यूज होते नहीं दिखेगा। मतलब सेम डायमीटर ऑफ एंड मतलब डिफरेंट ग्रेड, ये तो ऐसे कभी भी बोल्ट नहीं दिखते। अगर A490 बोल्ट यूज हो रहा है तो 1 इंच डाया का लिए यूज होगा, 3x4 नॉर्मली 325 के लिए यूज होगा। मतलब वो ट्राई करते हैं हम लोग कि मिक्सअप ना हो बोल्ट के, है ना। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, गलत बोल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। कॉमन बोल्ट साइजेस आप लोगों ने देखा कि कहां से कहां तक होता है, हाफ इंच से लेकर आपको 1.5 इंच की साइज तक मिलेगा। जनरली जो बोल्ट यूज करते हैं हम लोग वो 3x4 डायमीटर से लेकर 1 इंच डायमीटर किया जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो बोल्ट साइज डाया यूज होता है मैक्सिमम 90% मैं बोलता हूँ 90% आपको 3x4 ही मिलेगा या फिर 1 इंच ही मिलेगा। ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो होते हैं वो कॉमनली कौन से साइज तक अवेलेबल होते हैं? 10 इंच, 11 इंच। आपको एक बार देखना है कि अगर 11-12 इंच का अगर बोल्ट आपके मॉडल में आ रहा है तो कोई मटेरियल है ना। मैं आपको बताता हूँ कब कैसी कंडीशन कब आएगी ये कंडीशन। आपको एक जस्ट लो दिखा देता हूँ। सपोज ये मेरा एक HSS का कॉलम है, आप पे ऊपर पे बीम आ रहा है ना। नीचे में क्या है कि बेसप्लेट कनेक्शन उसने कर दिया, ऐसे बेसप्लेट का कनेक्शन हो गया। अब क्या होता है जब दो मटेरियल ज्वाइन करना होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि ये कॉलम को देते हुए वो क्या करेगा, बोल्टिंग ऐसे दो प्लेट कनेक्शन देगा और बीच में बोलेगा कि थ्रू बोल्ट यूज करो। अब सोचो कि थ्रू बोल्ट जब मैं यूज कर रहा हूँ, ये साइज सपोज ये HSS कॉलम की साइज HSS 12x12 की है, 12x12 का HSS कॉलम है। तो सोचो कि 12 इंच की तो सिर्फ साइज होगी, मतलब विड्थ होगी। तो 12 मतलब क्या है, इसमें प्लेट की हाफ इंच थिकनेस 13 इंच ही है। और फिर उसमें मतलब 14 या 15 इंच का बोल्ट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। अब इतनी लेंथ अवेलेबल होती है या नहीं होती, ये आपको पहले कंफर्म कर लेना है फैब्रिकेटर से कि डिड दिस लेंथ अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ बोल्ट। अगर वो बोलता है कि यस अवेलेबल है तो ओके, अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको शायद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी नट लगाना पड़ेगा, थ्रेडेड रॉड या फिर भी थ्रेडेड रॉड रहेगा। मतलब ऐसा, मतलब नट का हेड नहीं रहेगा, दोनों साइड में आपके क्या रहेंगे, ये रहेंगे नट्स रहेंगे, ठीक है।
अभी हेक्सागोनल बोल्ट आप लोगों ने देखे, काउंटर स्विंग बोल्ट भी देख लिए। अब क्या है कि फिजिबल एप्लीकेशन के लिए सीसी बोल्ट किया गया। सीसी बोल्ट मतलब क्या है? टेंशन कंट्रोल बोल्ट। सीसी मतलब टेंशन कंट्रोल, ठीक है। अब देखो टीसी बोल्ट क्या होता है? टीसी बोल्ट आर इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ हेवी हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल बोल्ट वे आर डेवलप्ड फॉर मोर सिंप्लीफाइड बोल्ट फास्टनिंग एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस एंड ऑफर सच एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन बिकॉज़ नो फास्टनिंग टेक्निक ऑफ हाई लेवल इज रिक्वायर्ड। अब क्या है ना, जब आप देखोगे टीसी बोल्ट का जो हेड होता है वो राउंडेड हेड होता है। मतलब अगर ट्राई कर रहे हो तो आप उस टाइप से कभी भी टाइटनिंग नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ऑलवेज ये नट टाइप से टाइट करना पड़ता है, हेड साइड से आप टाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप इसकी मतलब डायग्राम देखोगे तो नीचे देखो एक टिप है ना, ये टिप बोल्ट टिप, जिसको आप लोग मतलब जब ये बोल्ट टाइटनिंग करेगा तो क्या होगा कि एक टेंशन में, मतलब एक स्पेसिफाइड टेंशन में वो टिप टूट जाएगी, और जब ये टिप टूटती है तब पता चल जाता है कि बोल्ट टाइट हो गया है, ठीक है। कंट्रोल क्लैंपिंग फोर्स कैन बी इंश्योर्ड, कंप्लीशन ऑफ बोल्ट फास्टनिंग कैन बी कंफर्म बाय द shear ऑफ नॉचिंग एंड ऑफ अ बोल्ट। अब ये जो बोल्ट की हेड इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बोल्ट टिप की, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्प्लाइन, SPLINE, स्प्लाइन। जब ये स्प्लाइन टूटती है तो इसका मीनिंग होता है कि बोल्ट टाइट हो गया है। मतलब कब पता चल जाता है इरेक्टर को कि बोल्ट टाइट हुआ कि नहीं हुआ है? जब ये टिप टूट जाती है तब पता चल जाता है कि ये बोल्ट टाइट हो गया। द बोल्ट डज नॉट रोटेट ऑन अ फास्टनिंग, ये चीज है। अब देखो इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं? इसमें दो टाइप आते हैं, A325 टीसी बोल्ट आता है, A490 टीसी होता है। A325 टीसी को आप लोग कह सकते हो F1852 बोल्ट, और A490 टीसी का जो दूसरा नाम है उसको है F2280, ठीक है। ये नाम याद रखो, कभी कभी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें लिखा नहीं जाता कि A325 टीसी बोल्ट यूज करो, वहां पे लिखा जाता है कि यूज F1852 बोल्ट फॉर अ टेंशन कंट्रोल कंडीशन, या फिर F2280 बोल्ट एट अ टेंशन कंट्रोल कंडीशन। टेंशन कंट्रोल मतलब टीसी बोल्ट, ऐसे। अब देखो इसने क्या कहा है, बिफोर क्लैंपिंग। बिफोर क्लैंपिंग मतलब जब आपको पता है क्लैंपिंग फोर्सेस कब जनरेट होते हैं? जब बोल्ट है, बोल्ट के नट को मैं जब टाइटनिंग करना स्टार्ट करूंगा तो जब टाइटनिंग करना मतलब क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस करूंगा, है ना, अराउंड द बोल्ट। जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन क्रिएट होना मतलब क्या है? क्लैंपिंग फोर्स जनरेट होना। क्लैंपिंग फोर्स मतलब देखो ये ड्यूरिंग टाइटनिंग, और देखो आफ्टर क्लैंपिंग के बाद क्या है, ये जो स्प्लाइन रहेगी ये टूट जाएगी, है ना, ये चीज। तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब वॉशर, अब क्या है कि जितने भी आप देखोगे, कभी भी आप लोग मतलब जब फैब्रिकेटर परचेस करता है, जब आप लोग बोल्ट की लिस्ट बेचते हो तो जनरली बोल्ट के साथ वॉशर भी इंक्लूड करके आता है। अब वॉशर क्यों जरूरी होता है? वॉशर का पर्पज क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब भी आप लोग टॉर्क प्रोड्यूस करते हो या फिर रोटेट करते हो तो जो भी आप फोर्स सप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है बोल्ट के टाइटनिंग प्रोसेस में, वो इक्वली स्प्रेड होना चाहिए ऑन द मटेरियल। मतलब आप सोचो कि ये मेरा मटेरियल है और जब मैं बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इक्वली स्प्रेड होता है ड्यू टू ये जो क्या बोलते हैं, वॉशर, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी वॉशर का दूसरा भी पर्पज होता है कि मटेरियल जब टाइट किया जाता है तो क्या है ना, जब आप सोचो मटेरियल नट को रोटेट कर रहे हो, नट रोटेट करते टाइम क्या हो जाएगा कि नट जब रोटेट करेगा वो मटेरियल के साथ फ्रिक्शन होगा, है ना, ऐसे घिसा जाएगा। घिसा जाएगा मतलब डाउलिंग होगी, एक वर्ड है डाउलिंग करके। तो क्या है कि मटेरियल डैमेज होने का चांसेस होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द बोल्ट, ठीक है। इसीलिए आप लोग ये वॉशर उसके लिए भी यूज किया जाता है ना। जैसे बियरिंग टाइप कनेक्शन में आपको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, टेंशन जनरेट होने की जरूरत नहीं होती, तो उस टाइम पे उसका पर्पज होता है सिर्फ डाउलिंग, मतलब मटेरियल डैमेज होने से बचाना। लेकिन जब स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन होता है तो स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में आपको टेंशन की जरूरत होती है, टेंशन कंट्रोल की, है ना, टेंशन की। तो टेंशन जब आप लोग मतलब जब रोटेट करते हो नट को तो क्या है कि जो टेंशन जनरेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द मटेरियल, है ना। देखो अभी यहाँ पे वही लिखा है। और एक चीज है वॉशर के टाइप भी, अब ये है बेवेल्ड वॉशर। अब जहाँ पे आपके सरफेसेस बेवेल्ड में होंगे, आपने जैसे एज मतलब एक्स मटेरियल देखा था, चैनल्स देखे थे, है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। जैसे हम लोगों ने देखा था कि चैनल कैसा होता है, ये चैनल मटेरियल है ना, तो चैनल की एक फेस ऐसी होती है, जो हम लोग फ्लेंज की बात कर रहे थे। तो ये क्या होगी आपकी, ये होगी बेवेल्ड सरफेस। तो बेवेल्ड सरफेस में जैसे सपोज यहाँ पे मेरा बोल्ट कनेक्शन आ रहा है, आपको ये मेरा बोल्ट है ऐसा, जब यहाँ पे बोल्टिंग हो रही है तो क्या है कि यहाँ पे जब वॉशर दूंगा मैं तो ये वॉशर कैसे आता है, बेवेल्ड वॉशर रहता है। ये बेवेल्ड वॉशर, ये समझ में आ रहा है, ये मेरा बेवेल्ड वॉशर है। तो बेवेल्ड वॉशर आप किस टाइम पे यूज होता है, जहाँ पे आपके सरफेसेस इंक्लाइन में हो या फिर बेवेल्ड में हो।
तो ऐसे टाइम पे आपके टेबल वॉशर यूज होंगे। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर वॉशर या फिर हार्डर वॉशर। सर्कुलर वॉशर होता है ये सर्कुलर वॉशर की थिकनेस अराउंड 3/16 रहेगी, 1/8 से लेकर 3/16 की थिकनेस रहती है। जनरली आपको बोल्ट में यही वॉशर यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज तीसरा होता है प्लेट वॉशर। प्लेट वॉशर मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ऐसी बड़ी प्लेट यूज होते हुए दिखेंगी। जनरली ये जो प्लेट वॉशर से आपको जब आप लोग एंकर बोल्ट देखोगे, एंकर बोल्ट में ये प्लेट वॉशर हम लोग यूज करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एंकर बोल्ट के जो डाया होते हैं, होल के डाया वो ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या जब दो मटेरियल को ज्वाइन करोगे तो उसमें आइदर आपको स्टैंडर्ड होल या फिर शॉर्ट होल इतने ही दिखेंगे, जिनकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती। अब स्टैंडर्ड होल की साइज क्या होती है कि आपका बोल्ट डाया अगर 3/4 है तो उसमें प्लस 1/16 अगर ऐड करते हो तो आपकी होल की साइज हो जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड बोल्ट। और स्ट्रक्चर वो हम लोग देखेंगे, आगे आने वाला है, उस टाइम पे मैं और बताऊंगा आपको। तो देखिए, steel washers are used to main structural connection to spread pressure from a bolt tightening process over the large area. Washers also used to cover an oversized or a slotted hole. Flat washers or circular washers are most commonly used. Tapered washers are used when surface being bolted has a sloped surface, such as a plate, panel or a section. जैसे मैंने बताया, A3 to 5 bolts require a washer under the element. देखो ये washer की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप लोग 3 to 5 बोल्ट देते हो और अगर आपके जो मटेरियल है, दो जॉइंट होने वाले मटेरियल है, उसमें अगर स्टैंडर्ड राउंड होल है, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड राउंड होल की, तो आपके जो 8 to 5 वाला बोल्ट है उसमें आप एक ही वॉशर दोगे और वो वॉशर अंडर हेड या फिर अंडर बोल्ट उस कंडीशन में आएगा। अब देखो कैसे बात कर रहा हूँ, ये आपका बोल्ट है, बोल्ट के अंदर वॉशर दिया हुआ, जब बोल्ट टाइटनिंग वाला बंदा आएगा वो टाइट किस साइड से करेगा, बोल्ट साइड से करेगा, हेड साइड से नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करो। अगर इस मटेरियल में और उसके साइड वाले मटेरियल में स्टैंडर्ड राउंड होल है, मतलब दोनों मटेरियल में स्टैंडर्ड राउंड होल है, तो उस कंडीशन में एक बोल्ट में आपके आइदर हेड साइड या फिर बोल्ट साइड से हार्डन वॉशर आएगा और बोल्ट टाइटनिंग वाला टाइट उसी साइड से करेगा जिस साइड में अपना वॉशर लगा हुआ। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर अभी दूसरी कंडीशन है, अब क्या है कि अगर आपके मटेरियल्स में मतलब जो प्लेट्स है वो प्लेट्स में अगर आपके स्लॉट होल है, स्लॉट होल स्टैंडर्ड राउंड, अब स्लॉट होल अब देखो स्लॉट कैसे होता है, ये स्लॉट होता है। स्लॉट मतलब क्या है कि कुछ इस कंडीशन में पकड़ो, ये आर्क पकड़ो, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा एरो दिखा रहा हूँ लेकिन ये आर्क रहेगी, ये स्लॉट हो गया और ये आपका बोल्ट का डाया रहेगा, मतलब बोल्ट का डाया रहेगा। तो स्लॉट क्या होता है ना, स्लॉट एडजस्टमेंट के लिए दिया जाता है। जब कनेक्शन करते हो आप लोग तो एडजस्टमेंट पर्पज के लिए स्लॉट प्रोवाइड करते हैं जनरली। क्यों, आप लोगों ने वीडियो में जब अपलोड करूंगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अब क्या है, साइजेस होती है, डब्ल्यू की थिकनेस साइजेस होती है, उनमें वेब थिकनेस क्या होती है, वेरी करती है, कभी 3/16, 1/8, 5/16, हाफ इंच, 7। अब क्या है, वेरिंग लेंथ ऑफ द वेब थिकनेस है, उसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो कनेक्टिंग मटेरियल है उसमें जब आप होल पंच करते हो, सपोज आपने स्टैंडर्ड होल पंच, तो कॉलम की जो वेब थिकनेसेस रहेंगे वो वेरी करती रहेंगी। अब हर कॉलम में या फिर हर बीम में आप कनेक्शन, आपको क्या रहेगा, हर मटेरियल में होल की जो साइज रहेंगी, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे बीम है, मैं टॉप व्यू या प्लान व्यू से बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपका बीम लग रहा है और बीम में मैं बात कर रहा था कि क्लिप एंगल कनेक्शन लगने वाला है। अब देखो मैं बात किसकी कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये मेरा W10 का बीम है, इसकी जो ये वेव थिकनेस दिख रही है आपको, ये वेव थिकनेस सपोज 3/16, ठीक है। और सेम कंडीशन में दूसरी साइड से देखो, दूसरी साइड में जो आपका आ रहा है वहां पे जो वेव थिकनेस आ रही है वो आपकी हाफ इंच की, ये 3/16, ये हाफ इंच, ठीक है। लेकिन दोनों में जो एंगल के दिया हुआ मैंने, इस साइड पे भी जो एंगल लगने वाला है, तो ये जो एंगल में होल पंच किए थे उसी साइड में मैंने सेम एंगल में होल पंच किए। अब क्या है कि अगर मैं स्टैंडर्ड राउंड होल देता, अब सोचो, अब ये डिस्टेंस 5.5 इंच है, पकड़ो होल से लेके बोल्ट की डिस्टेंस, ये 5.5 इंच का डिस्टेंस। अब क्या हो जाएगा कि अगर इसकी वेब थिकनेस कम है, नहीं इसकी कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड राउंड होल दिए है ना दोनों में,
ये दोनों एंगल सेम ही 30 मार्क्स, 30 मार्क्स सेम, मतलब सारी प्रॉपर्टीज इस एंगल की सेम है, इवन होल के डायमेंशन। मतलब कैसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा, ये होल है, कंसिडर करो, और ये जो ये है तो हिल, हिल से लेके जो डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये डायमेंशन है कितना, सपोज कंसिडर करो 2 1/4, ये है 2 1/4, मतलब इस एंगल में भी 2 1/4, इस एंगल में भी 2 1/4, इसमें भी 2 1/4, इसमें भी 2 1/4, ये बात कर रहा हूँ। इसकी थिकनेस मैंने बताई हाफ इंच, 3/16। आप खुद सोचो कि इसकी 3/16 है, करेक्ट। 3/16 मतलब कितना है, इसका हाफ हो गया कुछ 3/32, और इसमें 2 1/4। अब क्या हो जाएगा कि सेंटर से लेके, ये सेंटर से लेके जब मैं डायमेंशन लूंगा इसका, तो ये डायमेंशन ऑलमोस्ट आएगा 2 3/8 का, ठीक है। और यहाँ से मैं सेंटर में लूंगा तो ये क्वार्टर इंच की हाफ थिकनेस प्लस 2 1/4, ये डिस्टेंस आएगा मेरा 2 1/2। तो 2 1/2 और 2 3/8 ये मैच नहीं करते, तो क्या हो जाएगा कि जब दोनों की कॉमन बोल्टिंग होगी तो पॉसिबल होगी कि अगर मैं स्टैंडर्ड राउंड होल दूंगा तो दोनों की बोल्टिंग में स्टैंडर्ड राउंड होल एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कंफ्लिक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है फैब्रिकेटर, जनरली यूज करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द फैब्रिकेटर, 90% फैब्रिकेटर आपको यही यूज करते हुए देखेंगे, या फिर डिजाइनर यही यूज करते हुए देखेंगे। वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड राउंड होल देने से अच्छा वो करता है कि स्लॉट प्रोवाइड करो। स्लॉट प्रोवाइड करो मतलब क्या है, जब मैं यहाँ से सेक्शन लेता हूँ, ऐसा सेक्शन लेने की बात करना कर रहा हूँ, तो आपको एंगल्स में कैसी चीज दिखती है, है ना। तो आपको जो यहाँ पे होल्स दिखेंगे ये स्टैंडर्ड राउंड होल, ये स्लॉटेड होल दिखेंगे, स्लॉटेड। अब ये स्लॉटेड होल देखो, ये ऐसे दिखते हैं, और स्टैंडर्ड राउंड होल की जो बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड राउंड होल मतलब एक्जैक्टली सर्कुलर, ये स्टैंडर्ड राउंड हो गया। तो स्लॉटेड होल में क्या हो जाता है कि स्लॉटेड होल का जो डायमेंशन होता है ना, उसकी लेंथ आपको पता चलेगी कि 3/4 इंटू 1 इंच ऐसे लिखा जाता है। 1 इंच मतलब स्लॉट की लेंथ। अगर 3/4 डायमीटर का ये होल है तो उसकी स्लॉट की लेंथ कितनी रहेगी, ये स्लॉट की लेंथ रहेगी उसकी 1 इंच। अंडरस्टैंड? मतलब क्या है, 3/4 प्लस 1/4, 1/4 का आपको क्या मिल जाता है, प्ले मिल जाता है, प्लाई मिल जाता है ना। तो 1/4 में वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। समझ में आता है कि 1/4 डायमेंशन। अब 1/4 मतलब सोचो कि यहाँ पे मेरा कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था, यहाँ पे 2 1/4 आ रहा था, तो दोनों में मुझे क्वार्टर इंच का डिफरेंस मिल गया। तो इसीलिए ये होल्स एक दूसरे से मैच करते, मतलब बोल्टिंग कंडीशन करते टाइम वो मैच करते। ये चीज सबको समझ में आई क्या? आप लोग वीडियो ऑन करो। ये चीज समझ में आई क्या बात करना चाह रहा था, है ना। तो शॉर्ट स्लॉट इसीलिए यूज किए जाते हैं, जब कनेक्शन आप देखोगे बोल्टिंग कनेक्शन में शॉर्ट स्लॉट यूज किए जाते हैं। अब मैं शॉर्ट स्लॉट की बात किया कि जनरली आपको आउटर आउटर लेग जो रहेगा उसमें शॉर्ट स्लॉट रहेंगे, और जो ये इनर लेग रहेगा इनमें क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड राउंड में बोल्टिंग कनेक्शन करते रहेंगे। ध्यान में रखना, मैक्सिमम टाइम पे आपको यही चीज पाई जाएगी कि आउटर साइड वाला जो लेग है, आउटर साइड लेग, उसमें आपको क्या रहेगा, शॉर्ट स्लॉट होल्स रहेंगे, और इनमें रहेंगे आपके स्टैंडर्ड राउंड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड राउंड इसलिए दिया क्योंकि ये सिर्फ आपके एक ही बीम को कनेक्ट करता है, मतलब इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट कहाँ पे आती है कि जब दो मटेरियल ऑपोजिट कनेक्ट हो रहे हैं और दोनों की वेब थिकनेसेस, जो बीम की वेब थिकनेस है वो वेरी कर रही है, तो इस टाइम पे आपको वो चेंज होती है। हम लोग जब कॉलम पढ़ने वाले हैं, कॉलम की जो मॉडल पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये ज्यादा और अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब मैंने और एक चीज क्या कही आपको कि जब आप लोग बोल्ट टाइट करने की बात करते हो, है ना, जब बोल्ट की बात करते हो, अब जब ये स्टैंडर्ड राउंड होल है, सपोज स्टैंडर्ड राउंड होल की बात करो, जब स्टैंडर्ड राउंड होल में आपका बोल्ट आ रहा है, तो बोल्ट आप क्या है कि जब दो मटेरियल, यहाँ पे दो मटेरियल जॉइंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप जब वॉशर प्रोवाइड करोगे तो वॉशर आपके आइदर हेड साइड में रहेगा या फिर बोल्ट साइड में रहेगा, क्योंकि क्या है दोनों में आपके स्टैंडर्ड राउंड होल है। तो जब बोल्ट टाइटनिंग वाला बंदा आएगा तो बोल्ट टाइटनिंग वो किस साइड से करता है, जिस साइड में आपको वॉशर लगा हुआ, तो वहां पे एक ही वॉशर लगेगा, ठीक है। A325 बोल्ट रिक्वायर अ वॉशर अंडर द एलिमेंट हेड और नट बीइंग टर्न टू टाइटन द बोल्ट, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर सपोज मेरे दोनों मटेरियल, मतलब ये एक मटेरियल जो है इसमें भी शॉर्ट स्लॉट है और ऑपोजिट साइड में भी जो मटेरियल लग रहा है ना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे शॉर्ट स्लॉट था, यहाँ पे भी शॉर्ट स्लॉट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपके 325 वोल्ट में दो वॉशर है, दो वॉशर करते हैं दोनों साइड में। अब क्या दोनों साइड में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बोल्ट टाइप किसी मेथड साइड से कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको शॉर्ट स्लॉट कवर करने के लिए भी आपको वॉशर चाहिए रहेगा। मतलब क्या हो जाता है कि जो आपका ये बोल्ट का विड्थ है
ये विड्थ क्या होती है, ये स्लॉट कवर नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो वॉशर प्रोवाइड किया जाता है, वॉशर क्या करेगा, वो जो स्लॉट रहेगा, इसके नीचे जो स्लॉट रहेगा उस स्लॉट को वो वॉशर कवर करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप अगर स्लॉटेड होल्स आ रहे हैं दोनों साइड में, मटेरियल में दोनों साइड में स्लॉटेड होल्स आ रहे हैं, तो स्लॉट में आप लोग क्या करोगे, दोनों साइड में आप लोग वॉशर प्रोवाइड करोगे, मतलब हर बोल्ट के साथ 2 वॉशर देंगे। अंडरस्टैंड ये चीज? तो ये चीज सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब जब टीसी बोल्ट यूज होते हैं, टीसी बोल्ट, ठीक है, अब ये हेक्सागोनल बोल्ट की बात होगी। अब जब टीसी बोल्ट यूज होते हैं तो टीसी बोल्ट में आप लोग चाहे आपके दोनों कंडीशन में, चाहे दोनों साइड में आपके स्लॉटेड होल हो, आप लोग वॉशर की प्रोवाइड करो। वो भी किस साइड में, नट साइड में। हम लोग हेड साइड में वहां पे वॉशर क्यों नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि जो मैंने बात की थी उसके हेड की, उसका जो टीसी बोल्ट का हेड होता है वो हेक्सागोनल हेड से बड़ा होता है, उसकी विड्थ ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। उसकी विड्थ जो रहेगी टीसी बोल्ट की वो ज्यादा बड़ी रहेगी और वो कवर कर लेगा स्लॉट की साइज को, ठीक है। इसीलिए हेड की साइड में, टीसी बोल्ट के हेड के साइड में हम लोग वॉशर प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ आप नट की साइड में प्रोवाइड करोगे, चाहे कंडीशन आपकी स्लॉटेड होल्स की हो या फिर सिंपल स्टैंडर्ड होल्स की हो, ठीक है। ये एक चीज, ये पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक कंडीशन देखो, अ 490 बोल्ट रिक्वायर वॉशर अंडर बोथ द हेड एंड अ नट। ये स्पेसिफिक टर्म है, ये किसके लिए, व्हेन द टू मटेरियल्स आर लेस देन अ 40 केएसआई वैल्यू। मतलब अगर टीसी बोल्ट आपका यूज हो रहा है और जो मटेरियल आप ज्वाइन कर रहे हो उनकी जो केएसआई वैल्यू है वो कितनी है, लेस देन अ 40 केएसआई। मतलब अगर ये 36 A36 की प्लेट है और बाजू में भी A36 की प्लेट लग रही है और उसमें टीसी बोल्ट लग रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके जो टीसी बोल्ट में वॉशर आएंगे वो कितना आएंगे, वो आएंगे 2, ठीक है। सिर्फ वही एक कंडीशन है जहां पे आपके 2 वॉशर्स आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको नोट डाउन कर लेना। अब देखो पढ़ रहे हैं बोल्टेड जॉइंट टाइप। देयर आर 2 बोल्टेड जॉइंट टाइप। मैंने कहा कि एक आती है बेयरिंग कंडीशन, एक आती है स्लिप कंडीशन। अब देखो बेयरिंग कंडीशन में क्या है, बेयरिंग इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेंबर्स बाय बेयरिंग ऑफ द बोल्ट। मतलब क्या है, जब आपका किसी भी बीम के ऊपर या फिर किसी भी ऊपर लोड आता है तो वो लोड क्या है, बियरिंग लोड होता है, बियरिंग लोड। वो बियरिंग लोड ट्रांसफर होता है थ्रू द बोल्ट, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे बियरिंग लोड। ज्वाइन कर रहे हो, है ना, 2 मटेरियल आप कर रहे हो, उन मटेरियल के ऊपर या बीम्स के ऊपर आपका लोड आ रहा है, तो लोड जब ट्रांसफर होगा थ्रू द बोल्ट, उस बोल्ट के हिसाब, मतलब बोल्ट के थ्रू है, ठीक है, वो चीज हो जाए। और स्लिप क्रिटिकल में क्या होता है, स्लिप क्रिटिकल द लोड ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन इन द जॉइंट। ये चीज हम लोग देखेंगे डायग्राम थ्रू कि फ्रिक्शन कैसे होती है, दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। अब देखो बियरिंग जॉइंट, इन अ बियरिंग जॉइंट द कनेक्टेड आर assumed to slip into bearing against body of the bolt। अब क्या है कि आप सोचो कि यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कंसिडर करो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा करेक्ट, ये कॉलम की फ्लैंज है, ये कॉलम की फ्लैंज कंसिडर करो, ठीक है, कॉलम की फ्लैंज है। और ये जो था ये आपका बीम का वेब है, ये चीज समझ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बीम की वेब होगी और उसमें ये शेयर टैप लग रही है, शेयर टैप कनेक्शन है ना, शेयर टैप प्लेट। अगर मैं 3D में दिखाता हूँ आपको, ये चीज दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का आपको ये दिखेगा, ये आपका कॉलम है, कॉलम पे आपकी ये शेयर टैप लगी रहेगी, सपोज बोल्ट ये होल्स है, और मैं बात कर रहा हूँ कि जब बीम का कनेक्शन होगा यहाँ पे, ये बीम की लेंथ रहेगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी वेव रहेगी, डॉटेड लाइन है, ये कंसिडर करो कि डॉटेड लाइन है, ठीक है, इस साइड आपकी कुछ रहेगी और यहाँ पे फिर आपका बोल्टिंग कनेक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि ये बात क्या कर रहा हूँ, ये आपका बीम यहाँ पे लगा होगा। अंडरस्टैंड हो रही है ये चीजें कि जब मैं बोल्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि ये अगर आपकी शेयर टैब है और ये शेयर टैब आपकी इस बीम के साथ कनेक्ट हो रही है ना,
जब इसके ऊपर शेयर लोड्स आते हैं, ऐसे लोड की बात कर रहा हूँ, जब शेयर लोड्स आएंगे ये क्या करेंगे, ये लोड ट्रांसफर होंगे थ्रू द कनेक्शन, मतलब ये बोल्टिंग से पास होके इस शेयर प्लेट पे जाएंगे, शेयर प्लेट पे कॉलम में जाएंगे और कॉलम से लोड ट्रांसफर होंगे टू द ग्राउंड। आप लोगों को पता है कि लोड ट्रांसफर कैसे होता है ना, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा लोड ट्रांसफर कैसे होता है। अगर कोई भी लोड आपके स्ट्रक्चर पे आता है, वो लोड ट्रांसफर होता है थ्रू द मटेरियल टू द ग्राउंड, अप टू द ग्राउंड जाता है ना, ये लोड होता है। तब क्या है कि अभी देखो बियरिंग जॉइंट क्या रहेगी कि बियरिंग जॉइंट में कभी भी दो मटेरियल्स को टेंशन नहीं दिया जाता, टेंशन क्रिएट नहीं किया जाता। टेंशन क्रिएट करना मतलब क्या है, इन दोनों मटेरियल के बीच में कभी फ्रिक्शन नहीं होगा, वो दोनों मटेरियल स्लिप्स में रहेंगे, स्लिप कांटेक्ट में रहेंगे। मतलब अगर उनके लोड आता है तो दोनों के बीच में स्लिपिंग कांटेक्ट रहेगा, स्लिप, ठीक है, मतलब दोनों में स्लिप होते हुए कंडीशन आएगी। अब उस टाइम पे क्या होता है कि जो लोड रहेंगे वो लोड कैसे ट्रांसफर होंगे, थ्रू द बोल्ट। अगर आपने बोल्ट यहाँ पे बोल्टिंग कनेक्शन किया हुआ है, तो जब लोड इन मटेरियल के ऊपर आएगा तो दोनों मटेरियल एक दूसरे से खींचने की कोशिश करेंगे। एक मटेरियल ऑपोजिट में जाने की कोशिश करेगा और दूसरा मटेरियल ऑपोजिट में जाने की कोशिश करेगा। जब दोनों ऑपोजिट में जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो भी बियरिंग आएगी वो बियरिंग किससे आएगी, वो बोल्ट के शंक से आएगी। समझ में आ रहा है? और वो लोड ट्रांसफर होगा थ्रू द बोल्ट। ये कंडीशन समझ में आई कि बियरिंग में क्या होगा, इन दोनों के बीच में फर्म कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब दोनों के बीच में जब बोल्ट टाइटनिंग की कोशिश, टाइटनिंग हुआ तो बोल्ट टाइटनिंग करते रहे, इतना भी उसको टेंशन नहीं दिया गया कि जिससे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो या फिर स्लिप अवॉइड हो। स्लिप रहने दी जाती है ना, मतलब स्लिप कंडीशन रहने दी जाती है और सिर्फ बोल्ट को स्पड रेंज से, जो बोल्ट टाइटनिंग वाला होता है वो सिर्फ स्पड रेंज से टाइट करता है। तो टाइट करने में क्या हो जाएगा कि बोल्ट को टाइट कर देगा और जब भी उस पर लोड आते हैं वो लोड ट्रांसफर होंगे थ्रू द बोल्ट। ये होगी आपकी बियरिंग कंडीशन। देखो बियरिंग जॉइंट, द कनेक्टेड एलिमेंट्स आर assumed to slip into bearing against the body of the bolt. If the joint is designated as a bearing joint, the load is transferred through bearing, whether the bolt is installed snug tight or a pre-tension. Generally, bearing joint को कहते हैं snug tight, snug tight joint भी कहते हैं या फिर bearing joint कहते हैं, ठीक है। अब ये snug tight याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। snug tight आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाएगा कि the connection types are a snug tight joint। ऐसा आपको अगर दिया जाए तो आप लोग कौन सा बोल्ट यूज करोगे, 8-5 बोल्ट यूज करोगे और हेक्सागोनल बोल्ट यूज करोगे। वहां पे टीसी बोल्ट यूज नहीं किए जाते, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ क्या होती है। अब देखो आपको स्लिप क्रिटिकल जब आप पढ़ोगे तो आपको बियरिंग और ज्यादा क्लियर होगी। क्रिटिकल जॉइंट, in the slip critical joint the bolt must be fully pretension to cause the clamping force between the connected element। अब मैंने क्या कहा था बियरिंग में कि बियरिंग जब बोल्टिंग की जाती है तो उसमें इतना भी उसको टाइटनिंग नहीं किया जाता कि जिससे टेंशन प्रेशर जनरेट हो और क्लैंपिंग फोर्स जनरेट होकर दो मटेरियल दोनों के साथ एक दूसरे के साथ मतलब क्लैंप हो जाए, ऐसे कभी भी नहीं किया जाता। उसमें क्या किया जाता है, नॉर्मली बोल्ट को टाइट किया जाता है सिंपली और उसे छोड़ दिया जाता है। जाएगा कि जब उसके ऊपर शेयर फोर्स आएगा तो वो फोर्स बियर करेगा बोल्ट के थ्रू। स्लिप क्रिटिकल में क्या होती है, देखो स्लिप क्रिटिकल में बोल्ट को टाइट किया जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। टॉर्क से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होने से क्या है कि दो मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। मतलब दो मटेरियल में जो फोर्स, जो अगर मटेरियल के ऊपर फोर्स आ रहा है तो मटेरियल वो फोर्स कैसे हैंडल करता है, थ्रू द फ्रिक्शन। मतलब दोनों मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन भी रहेगा और बोल्ट बियरिंग भी रहेगी। समझ में आ रहा है? मतलब बोल्ट बियर भी करेगा और दो मटेरियल फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण वो एक दूसरे नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब इतने टाइट रहेंगे कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। देखो in the joint the bolt must be fully pretension to cause the clamping force between the connected element. This force develops the frictional resistance. Frictional resistance word important. Frictional resistance between the connected element. The frictional resistance allows joint to loading without slipping. अब हमने बेयरिंग में देखा था कि बोल्ट स्लिप मतलब दोनों प्लाई स्लिप हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अलाउज जॉइंट टू विथस्टैंड लोडिंग विदाउट स्लिप, ठीक है, अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द बोल्ट। although the bolt must be still designed for a bearing। मतलब बोल्ट बेयरिंग कंडीशन के लिए डिजाइन तो होते ही है, लेकिन जब एसटी बोल्ट के कनेक्शन होता है तो एसटी बोल्ट के कनेक्शन में क्या चीज होती है कि दोनों मटेरियल क्रिएट किया जाता है कि दोनों मटेरियल जब एक दूसरे के साथ प्लाई मतलब कनेक्ट होते हैं दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट किया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जनरेट किया गया और कि जब भी कोई फोर्स आएगा या फिर कोई लोड आएगा तो दोनों मटेरियल अपने एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल जॉइंट कनेक्टेड किए रहेंगे, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे ये फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो मतलब लोड भी आता है तो बोल्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, पहले मटेरियल के इस फेस के ऊपर प्रेशर आएगा जो उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। अगर उससे भी हैंडल हो ठीक, अगर नहीं होता है तब फिर बियरिंग कंडीशन की जो हम लोगों ने देखी थी, फिर बोल्ट क्या करता है, जो लोड रहेगा उसको बियर करने की कोशिश करेगा। अंडरस्टैंड? अब देखो में यहाँ पे एक वर्ड आएगा द फ्रेइंग सरफेसेस। ये जो दोनों मटेरियल के दोनों जो अटैच सरफेस है इनको हम लोग फ्रेइंग सरफेसेस कहते हैं। जब आप लोग आयरन देखोगे, जब मैंने कहा कि फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए हमको दोनों मटेरियल को, मतलब दोनों मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब क्या है कि आप लोग अगर आप लोगों ने कॉलम को पेंट कर दिया, बीम को पेंट कर दिया, अब उन दोनों के जो जॉइंट मतलब कॉमन जो वेब है, कॉमन सरफेस जो अटैच होने वाली है, वो अगर आपकी पेंटेड रही तो क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट करने की मुश्किल हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों आपके प्लेन सरफेसेस रहेंगे या फिर स्लिपिंग सरफेसेस रहेंगे, दोनों के बीच में चाहे तो भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो सकता जब बोल्ट टाइट करेगा। तो हम जब 2D ड्राइंग भेजते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों को पता है कि अगर इन दोनों के कनेक्शन में स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन है, मतलब आपको बोला गया है कि इन दोनों मटेरियल को स्लिप क्रिटिकल जॉइंट से कनेक्ट करना है, उस ड्राइंग में जहां जहां पे वो बोल्ट के होल्स आ रहे हैं उसके अराउंड एक नोट देनी पड़ती है कि डू नॉट प्रोवाइड पेंट, है ना, अराउंड द होल, आपको नोट देना पड़ता है। इससे क्या हो जाएगा कि वो जो साइड रहेगी या फिर जहाँ पे होल्स रहेंगे वहां पे वो क्या कर देगा, पेंट को प्रोवाइड नहीं करेगा, उसको वो ऐसे छोड़ देगा और उसको कुछ सरफेस पे भेजेगा, मतलब उसको कुछ क्लीन किया जाएगा, क्लीन मतलब किसी मेथड से क्लीन करेंगे, जिससे क्या है कि दोनों मटेरियल जब एक दूसरे के दोनों में फ्रिक्शन जनरेट होने की ज्यादा ये रहेगी, चांसेस रहेंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग कहेंगे फ्रेइंग सरफेसेस। अब देखो कुछ कंडीशन दी गई है, व्हेन टू slip critical joints are only required in the following application involving shear or combined shear and tension। अब ये slip critical connection आपको जहाँ पे आपको ब्रेसिंग दिख रही है, जहाँ पे आपके बोलते हैं ना shear and combined shear load जनरेट हो रहा है, वहाँ पे आपको एक कंडीशन दिखती है, आपको डिजाइनर ही बता देगा कि आपको कहाँ पे एसटी बोल्ट यूज करना है, कहाँ पे नॉर्मल बोल्ट यूज करना है, वैसे। अब देखो जॉइंट दैट आर सब्जेक्ट टू फटीग लोड विद रिवर्सल ऑफ द लोडिंग डायरेक्शन, नॉट एप्लीकेबल टू वाइंड ब्रेसिंग, ठीक है, ये चीज है। जॉइंट्स दैट यूटिलाइज ओवरसाइज होल, जहाँ पे ओवरसाइज यूज हो रहा है जॉइंट्स में, दोनों कनेक्शन। जॉइंट्स दैट यूटिलाइज डॉटेड होल्स एक्सेप्ट दोज विद अप्लाइड लोड एप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग डायमेंशन ऑफ द स्लॉट। ये सारी कंडीशन हम लोग बात करेंगे बीम्स के टाइम पे। और बाद में जॉइंट्स इन व्हिच स्लिप एट द सेम सरफेस विल बी डिटेक्टेड हार्मफुल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ये चारों कंडीशंस के टाइम पे आपको स्लिप क्रिटिकल यूज करेंगे। अब क्या है कि ये कैलकुलेट करना हमारा काम होता है, ये जो चारों कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके स्ट्रक्चरल डिजाइन की, उसको पता होता है कि ये चारों कंडीशन कहाँ पे आने वाली है, उसको एक्सपोर्ट कहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है, ये चीज है। अब देखो वोल्टेज जॉइंट फेल्योर, अब क्या है वोल्टेज, जब वोल्ट जॉइंट आप करते हो तो उनमें कुछ फेलियर होने के चांसेस होते हैं। कैसे चांसेस होते हैं, देखो कंडीशन से, बोल्ट इन द बियरिंग जॉइंट्स आर डिजाइन्ड टू मीट टू लिमिट्स। अब जब बियरिंग जॉइंट कनेक्शंस की बात कर रहे हैं उस टाइम पे आपके फेलियर कैसे आ सकते हैं। एक पहला होता है इल्डिंग, इल्डिंग मतलब विच इज एन इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये देखो ये इल्ड है, आप ये बोल्ट के शाइन को देखो और यहाँ पे मटेरियल जॉइंट था, मतलब एक मटेरियल यहाँ पे था, एक मटेरियल यहाँ पे था, करेक्ट। जब बोल्ट के ऊपर प्रेशर दिया गया या फिर उसके ऊपर जब लोड आया तो क्या हो गया, एक मटेरियल देखो उसकी करंट लेंथ में था और दूसरी थोड़ा सा था, वो थोड़ा सा साइड में हो गया, क्योंकि दोनों टू ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। आप सोचो कि जब आपके वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं अटैच मटेरियल पे, दोनों मटेरियल आपको एक दूसरे से खींचने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करने में क्या होता है, जो शैंक रहेगा उस शैंक की बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, है ना, जिसको कहते हैं इल्डिंग। ये एक इल्डे होता है। और दूसरे होता है फ्रैक्चर। देखो फ्रैक्चर मतलब क्या है, टूट जाना, विच इज अ फेलियर ऑफ द जॉइंट, मतलब ये सीधा बोल्ट ही टूट जाएगा, समझ आ रहा है, एक तो मटेरियल खींचा जाएगा या फिर हो जाएगा, ये एक आपका फेलियर होता है। और अब ये बोल्ट में फेलियर हुआ, आपके मटेरियल में भी फेलियर आ सकता है। क्या देखो, द मटेरियल द बोल्ट बियर अगेंस्ट इज आल्सो सब्जेक्ट टू इल्डिंग और फ्रैक्चर। देखो ये बियरिंग फ्रैक्चर है, मतलब क्या है, जो आपके स्लॉट से यहाँ पे सपोज स्लॉट दिया गया था या फिर स्टैंडर्ड राउंड होल दिया गया था। अब क्या है कि जब मटेरियल में आपके स्टैंडर्ड राउंड होल दिए गए और आपको पता है कि मटेरियल एक दूसरे को खींचने वाले हैं तो फिर ड्यू टू द फोर्सेस अप्लाइड, तो क्या हो जाएगा कि आइदर आपका बोल्ट स्ट्रेंथ उसको सह लेगा, बोल्ट की जो स्ट्रेंथ रहेगी, वहाँ पे A490 बोल्ट यूज किया,
वो शायद वहां पे उसको बोल्ट में फेलियर नहीं आने देगा। लेकिन क्या है कि जो मटेरियल की केस, जैसे सपोज मैंने कहा कि 36 केएसआई है वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी उसमें कार्बन वैल्यू कम है, तो क्या जाएगा वो उसमें फ्रैक्चर आने की, मतलब बोल्ट की जो साइज है वो शायद चेंज हो जाएगी। समझ में आया? ये हो गया बोल्ट के फ्रैक्चर, मतलब जब मटेरियल में ब्रेक हो जाएगा या फिर हो जाएगा बियरिंग फील्ड, मतलब मटेरियल में क्या है इनइलास्टिक कैटेगरी आ जाएगी। दोनों चीजें समझ में आ गई। Tension connections act similarly to bearing connection. Many times the connection in direct tension are reconfigured so that act in a shear. ये चीजें छोड़ दो। अब आता है threads in a shear plane. इसमें टूट जाओ। ठीक है, अभी देखो shear plane क्या होता है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ जॉइंट हो रहा है और बोल्टिंग हो रही है, तो दोनों का सरफेस है ना, दोनों का जो कॉमन ये है आपकी साइड, उस साइड को हम लोग कहेंगे शेयर प्लेन। शेयर प्लेन मतलब क्या है कि जो शेयर लोड यहाँ पे इम्पोज हो रहा है और वो प्लेन आपका एक्ट कर रहा है बोल्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैंने कहा कि ये मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ जॉइंट हो रहा है और जहाँ पे लोड ऊपर से हो रहा है, तो लोड क्या करेंगे शेयर प्लेन पे ऐसे एक्ट करेंगे जहाँ पे आपके फेलियर्स होने के चांसेस है बोल्ट में या फिर मटेरियल में, तो ऐसे एक दूसरे के साथ खींचने के लिए कोशिश करेंगे। दोनों कॉमन सरफेस है, दोनों के कॉमन सरफेस, उनको हम कहेंगे शेयर प्लेन। ये रहता है शेयर प्लेन। ठीक है, तो देखो ये जो है मेरा ये शेयर प्लेन है, आप डायग्राम में देखो जो कॉमन सरफेस है इसको हम कहेंगे शेयर प्लेन। अब क्या है कि बोल्ट का थ्रेड इस शेयर प्लेन के अंदर आ रहा है या शेयर प्लेन के बाहर आ रहा है, इससे एन और एक्स इसको हम लोग कहते हैं, है ना। अब देखो द शेयर प्लेन इज द प्लेन बिटवीन टू और मोर पीसेस अंडर लोड वेयर द पीसेस टेंड टू मूव पैरेलल ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा, है ना। तो इनको कहोगे आप शेयर प्लेन। द थ्रेड ऑफ अ बोल्ट में आइदर बी इंक्लूडेड इन शेयर प्लेन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर प्लेन। अब देखो ये जो थ्रेड दिख रही है आपको, ये थ्रेड शायद इसमें इंक्लूड भी हो सकता है या फिर देखो इसमें एक्सक्लूड भी हो सकता है, थ्रेड बाहर निकला हुआ है ना। द कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट इज ग्रेटर विद द थ्रेड एक्सक्लूडेड, मतलब बोल्ट की कैपेसिटी वहां पे ज्यादा रहेगी जहां पे आपका ये शेयर प्लेन के बाहर जा रहा है, अंडरस्टैंड। और द मोस्ट, और यहाँ पे आपका थ्रेड इंक्लूड हो रहा है शेयर प्लेन में, यहाँ पे आपकी उसकी कैपेसिटी जो बोल्ट की कैपेसिटी रहेगी वो कम हो जाएगी। समझ में आया? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बोल्ट इन एन ASTM E325 3x4 बोल्ट विद द थ्रेड इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन। अब जनरली क्या होता है कि जो कनेक्शन आपको देखने मिलेंगे वहां पे आपको A325N, N मतलब इंक्लूडेड, ठीक है। आपको जब मैंने कहा था 325 आगे N और एक प्रीफिक्स लगाया जाता है ना, जिसमें आपको लिख के दिखाता हूँ। A325N A325N और दूसरा होता है A325। N मतलब होता है इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन, X मतलब एक्सक्लूडेड। अभी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे 99% प्रोजेक्ट में आपको N बोल्ट देखेंगे, मतलब जो शेयर थ्रेडेड पोर्शन है बोल्ट का वो थ्रेडेड पोर्शन इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन। मतलब क्या है कि उतनी कैपेसिटी रहती है बोल्ट की कि थ्रेड अगर शेयर प्लेन में भी आ रहे हैं तो भी वो शेयर को सह सकते हैं, क्योंकि ऐसा डिजाइनर डिजाइन करता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे बोल्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। मतलब क्या होता है कि इतने लोड रहेंगे कि आपको वहां पे जो थ्रेड्स रहेंगे बोल्ट के उनको शेयर प्लेन से बाहर रखना होता है, मतलब एक्स कंडीशन होती है। तो डिजाइनर ही आपको बोलेगा कि कहाँ पे एन बोल्ट यूज करना है, कहाँ पे एक्स। अगर एक्स बोल्ट की कंडीशन कहीं पे आ रही है तो आपको स्पेसिफिक बताया जाएगा कि यूज एक्स बोल्ट, ठीक है। मतलब A325N ही A325 ही होता है। अभी ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि बोल्ट के टाइप होते हैं A325 A490 यही होते हैं, लेकिन उसके आगे जो N और X और X है वो टाइटनिंग मेथड होती है ना।
वो मेथड्स रहती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो कंडीशंस होती है कि एन हम लोग क्यों लगा रहे हैं, एक्स क्यों लगा रहे हैं। आप लोग नहीं तो ये बोलोगे कि A325 एन बोल्ट का टाइप है, बोल्ट का टाइप नहीं होता, ये मेथड होती है, ठीक है। कि बोल्ट टाइप किस मेथड से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, उस कंडीशन को के कारण हम लोग उसके आगे एन और एक्स लगाते हैं या फिर एच लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि स्लिप जब हम बात कर रहे थे जिसमें फ्रिक्शन जनरेट होना चाहिए, इसीलिए उसके आगे हम लोगों ने लिखा था कि A325 SC बोल्ट, ठीक है, A490 SC बोल्ट। वो SC क्यों लगाया, क्योंकि स्लिप क्रिटिकल कंडीशन, जब हम लोग आपके ड्राइंग मतलब आप अपने ड्राइंग में A325 N X क्या बोलते हैं XC लिखोगे या फिर SC लिखोगे, तब जाके फैब्रिकेटर को पता चलेगा कि ये जो बोल्ट टाइट करने की मेथड है ये कौन सी है, ये SC कंडीशन है। तो वो सोचेगा कि इसमें दोनों मटेरियल में फ्रिक्शन जनरेट रहना चाहिए, इस हिसाब से उसको टाइट करना है, समझ में आया? अगर मैंने उसके सामने सिर्फ A325 बोल्ट लिखा बॉम में, अगर आपने बॉम में देखा कि वहां पे सिर्फ A325 लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो बोल्ट टाइटनिंग वाला है वो देखेगा कि A325 लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ टेंशन कंट्रोल सॉरी बेयरिंग कंडीशन है, तो वो ज्यादा टाइट करने की कोशिश नहीं करेगा या फिर ज्यादा उनमें फ्रिक्शन लाने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ सिंपली टाइट कर देगा, स्पड रेंज से टाइट कर देगा। अगर आपके बोल्ट के सामने लिखा हुआ है बॉम में, अगर A325X लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि शेयर प्लेन के अंदर आपका थ्रेड ना आए, समझ में आया? मतलब बोल्ट वो करेगा कौन सा यूज, 325 ही बोल्ट यूज करेगा, लेकिन सिर्फ ट्राई करेगा कि वो जो थ्रेड है वो बाहर रहे। अंडरस्टैंड? ये चीजें होती है, मतलब एन और एक्स बोल्ट के टाइप नहीं होते, ये होते हैं कंडीशन, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अगर किसी ने आपको पूछा कि टेल मी द टाइप्स ऑफ बोल्ट, तो आपने ये नहीं कहना चाहिए कि A325N बोल्ट, A325X बोल्ट, A325 SC बोल्ट, नो, दीज आर रॉन्ग, ठीक है। आपने पूछा तो हाँ, लेकिन कंडीशन आपको किसी ने पूछी तो आप बोल सकते हो कि देयर आर कंडीशंस वेयर N बोल्ट, X बोल्ट, SC बोल्ट आर यूज, मतलब वो कंडीशन आप बता सकते हैं। कंडीशन में SC हम लोग प्रीफिक्स लिखा, सॉरी वो लिखते हैं ना आफ्टर बोल्ट के कैप्शन, वो हम लोग लिखेंगे, ऐसा हो जाती है। अब आता है मेन पार्ट की टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन। अब देख हम लोगों ने देख लिए कि बोल्ट के टाइप कौन से रहे, ठीक है, कौन कौन से टाइप के बोल्ट यूज हुए हैं, फिर एससी बोल्ट क्या बोलते हैं, सीसी बोल्ट देखे, हेक्सागोनल बोल्ट देखे, फिर हम लोगों ने कंडीशन, बेयरिंग कंडीशन, स्लिप क्रिटिकल कंडीशन, फिर हम लोगों ने शेयर प्लेन देखा कि शेयर प्लेन के अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, वो चीज। अब टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन देखो, 5 टाइप का इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन टाइप है ना, आपको जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग देखोगे तो उसमें आपको एक आधा टाइप दिया है, यूज द बोल्ट कंडीशन इन अ स्नफ टाइप इंस्टॉलेशन, आइदर टर्न ऑफ नॉट इंस्टॉलेशन, फिर कैलिब्रेटेड रेंज इंस्टॉलेशन, ऐसे टाइप दिए रहेंगे। तो स्नफ टाइप इंस्टॉलेशन हम लोग पहले देखते हैं। देखो, स्नफ टाइप इज द tightness attained with the few hits of an impact range or the full effort of using an ordinary spud range। spud range मतलब क्या है, आपका ये देखो इसके हाथ में जो दिख रही है ये स्पड रेंज होती है और ये इलेक्ट्रिक रेंज होती है। मतलब क्या है कि नॉर्मली आपको वो क्या करेगा, सिंपली स्पड रेंज से टाइट करेगा या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक रेंज से टाइट यूजिंग एन ऑर्डिनरी स्पड रेंज टू ब्रिंग द कनेक्टेड प्लाइज इनटू फर्म कांटेक्ट, मतलब दोनों को फर्म कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेगा, उतना टाइटनिंग वो करेगा। मैंने आपको कहा था कि नट टाइट इंस्टॉलेशन, ये कंडीशन कहाँ पे आता है, बेयरिंग कनेक्शन के टाइप में हम इंस्टॉलेशन करते हैं। सिर्फ यही एक कंडीशन है जो बेयरिंग कनेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। ये कंडीशन आपके स्लिप क्रिटिकल में यूज नहीं होती। सिंपली आयरन मोटर ट्राई करता है कि दोनों चीजों को फर्म कांटेक्ट में लाया जाए, उतना ही टाइटनिंग का एक, ठीक है। दूसरी मेथड आती है टर्न ऑफ प्लग। अब आगे के जितने भी चारों मेथड थे वो आपको कंडीशन में भी यूज होगी या फिर स्लिप क्रिटिकल कंडीशन में भी यूज होगी, ठीक है। टर्न ऑफ प्लग मेथड क्या होती है, को इंसर्ट करता है वो आयरन वर्कर, दोनों मटेरियल के दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, पहले इंस्टॉल करेगा, फिर वो क्या करेगा, स्पड रेंज टाइट करने की कोशिश करेगा। जब वो टाइट हो जाएगा उसके बाद क्या करता है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ, समझ में आता है। मेथड बताया गया, ठीक है। अब देखो टर्न ऑफ मेथड में क्या हुआ है, सबसे पहले कि उसने सबसे पहले कि बोल्ट को पहले नॉर्मली हैंड से टाइट कर दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक रेंज से उसने टाइट करवा दिया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक रेंज से पहले एक फर्म कांटेक्ट लाने की कोशिश करेगा दोनों मटेरियल के बीच, जैसे ऑपोजिट साइड में कोई मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है। देखो
अब ये क्या हो गया, ये टाइट हो गया, करता है उसके ऊपर मार्किंग, मार्किंग आपको बताऊंगा मार्किंग। अब ये क्या करता है, नट पे ही मार्किंग कर रहा है, बोल्ट पे। अब साइड में जो बंदा है, दो बंदे लगते हैं मेथड में। साइड वाला बंदा को पकड़ के रखेगा और जो बाजू वाला बंदा है वो क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर करने की कोशिश करेगा। अब ये देखो यहाँ पे इसकी ये मेटल घूम रहा है, ये रोटेशन वो करता है, ये कितना रोटेशन देखो, एक पर्टिकुलर रोटेशन होता है, मार्किंग करने के बाद रोटेशन में घुमाते हैं। देखो पहले इसमें सबसे पहले देखो ये रोटेशन है ना, मतलब सबसे पहले वो स्पड रेंज से टाइट करवा देता है नॉर्मल बोल्ट को। रेंज से क्या करता है कि पहले वो मार्कर करेगा, एक यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे एक मार्क कर देगा और वही उसी डायरेक्शन में जो नट है उसको भी मार्क कर देगा। क्या है कि इलेक्ट्रिक रेंज लाएगा। अब ये जो डिग्रीज है, ये कैसे डिग्री डिसाइड करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्या करता है, फिर आपके इलेक्ट्रिक रेंज को लाएगा, फिर नट को टाइट करने की कोशिश करेगा कुछ एक पर्टिकुलर डिग्री में। तो ये डिग्री की है, फॉर दिस एग्जांपल 1/3 टर्न। अब ये टर्न कैसे डिसाइड होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखो कैसे होता है ना। ये होता है नट रोटेशन फ्रॉम द स्नफ टाइट कंडीशन। पहले उसने स्नफ टाइट कंडीशन से बोल्ट को टाइट करवा दिया। अब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ अ बोल्ट, द सरफेसेस ऑफ द टू जॉइंटेड मटेरियल। अगर दोनों सरफेसेस आपके प्लेन है और ठीक है, और बोल्ट की लेंथ आपके पास 4 इंच, तो उस कंडीशन में क्या करता है वो, ये जो टर्न फ्रॉम में गए मतलब 1/3 रोटेशन में उसको टर्न करेगा। अगर एक सरफेस आपका बेवेल्ड में है, मतलब वो है, और एक आपका प्लेन है, तो वैसी कंडीशन में वो टर्न करेगा 1/2 टर्न, मतलब हाफ टर्न करेगा, ऐसी चीजें। ठीक है, ये टर्न ऑफ नॉट मेथड होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोल्ट इंस्टॉलेशन प्री टेंशन। देखो इंस्टॉलेशन बियॉन्ड स्नफ टाइट इज कॉल्ड प्री टेंशनिंग। टर्न ऑफ नट प्री टेंशनिंग इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। अब कैसा होता है, द बोल्ट इज स्नफ टाइट, पहले उसको स्नफ टाइट किया जाता है। मैच मार्क्स आर प्लेस्ड ऑन ईच नट बोल्ट एंड स्टील सरफेसेस इन अ स्ट्रेट लाइन, मार्कअप किया जाता है। द पार्ट नॉट टर्न बाय द रेंज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम टर्निंग। फिर एक साइड में हेड पकड़ के रखेगा और दूसरे साइड में क्या करेगा, फिर दूसरा बंदा उसको टाइट करेगा, मतलब एक फिक्स करने के बाद दूसरे को टाइट करने की कोशिश करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब देखो, द बोल्ट इज टाइटन विद द प्रिस्क्राइब्ड रोटेशन टाइट कंडीशन, द स्पेसिफाइड रोटेशन वेरीज बाय डायमीटर एंड अ लेंथ। मतलब ये जो रोटेशन है, ये आपको एक टेबल दिया है, ऑलरेडी एक टेबल रहता है, आप लोगों ने वीडियो में जब अपलोड करूंगा उस वीडियो में दिया हुआ है वो टेबल, कि अगर लेंथ, बोल्ट की लेंथ कितनी छोटी है या फिर 4 से बड़ी है, और जो मटेरियल जॉइंट हो रहे हैं उनके सरफेसेस प्लेन है या फिर क्या बोलते हैं उसमें स्लोप है, अगर सरफेस तो कितना टर्न देना चाहिए, प्लेन है तो कितना टर्न होना चाहिए, वो आपको दिया गया। ठीक है, ये आप लोग वीडियो जब देखोगे अपलोड करूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ, तो उन टेबल के हिसाब से वो टर्न करते हैं। ठीक है, ये होती है टर्न ऑफ नट इंस्टॉलेशन। तो इसे आपको सबको समझ लिया है ना। ओके, तो ये एक मेथड हो गया। फिर आती है कैलिब्रेटेड रेंज इंस्टॉलेशन। ये देखो ये कैलिब्रेटेड रेंज है, ठीक है, इसमें आपको ये प्रेशर गेज दिखता है, प्रेशर गेज कि कितना प्रेशर आप जब बोल्ट टाइटनिंग हो रहा है तब होता है। देखो ये इलेक्ट्रिक रेंज के ऊपर प्रेशर गेज रहेगा और इसमें क्या लिखा है, कैलिब्रेटेड रेंज इज अ प्री टेंशनिंग यूजेस एन इम्पैक्ट रेंज अबोव इट। यहाँ पे टू टाइटन द बोल्ट वो स्पेसिफाइड टेंशन। क्या है, मैंने आपको कहा था कि जब भी बोल्ट टाइट करते हैं तो एक स्पेसिफाइड टेंशन प्रोवाइड किया जाता है कि उस टेंशन से आपको बोल्ट टाइट हो जाए। तो ये जो हर बोल्ट आप जब एएसएम पढ़ोगे, एएसएम का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, किया जाता है कि अगर 3 to 5 अनबोल्ट कर रहे हो और वो मटेरियल पे 40 KSI का लोड आ रहा है या 30 KSI का लोड आ रहा है, तो
मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड बोल्ट को कितना टेंशन प्रोवाइड करना है, कितना नहीं प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें वो जो टेस्टिंग मटेरियल की सोसाइटी है उन्होंने डिसाइड करके रखी है सारी चीजें। तो वहां से वो वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, मतलब जो भी ये होता है डिजाइनर या फिर जो भी वो वर्कर काम कर रहा है उसको पता रहता है सारी चीजें। अब ये जो है ये मशीन, इसको कहते हैं स्किडमोर विलियम, मतलब एक नाम है जिसने ये इन्वेंट किया। स्किडमोर विलियम कैलिब्रेटेड डिवाइस is used to calibrate the impact range to the torque level which will achieve the specified tension, मतलब बोल्ट में कितना टेंशन अचीव करना है ये मशीन बता देगा, ठीक है। A sample of the bolt representative of those to be used in the connections are tested to verify that the tensions are correct will be achieved, मतलब RCSC 2000 ASC का बुक जो है उसमें ये सारी चीजें दी गई है कि अगर कितना मतलब कितना लोड आ रहा है और कितना टेंशन या कितना टॉर्क अचीव करना है, ये सारी चीजें इनमें बताई जाती है, ठीक है। ये एक मेथड होगी कैलिब्रेटेड रेंज इंस्टॉलेशन। फोर्थ मेथड है आपकी ASTM F1852। आपको जैसे मैंने बताया था F1852 मतलब क्या है, टीसी बोल्ट, तो इसको आप लोग F1852 इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो या फिर टेंशन कंट्रोल बोल्ट इंस्टॉलेशन भी कह सकते हो। देखो टीसी बोल्ट इंस्टॉलेशन में क्या चीज होती है, ये तो नॉर्मल है, जैसे मैंने टीसी बोल्ट आपको कहा कि टीसी बोल्ट मतलब क्या है कि F1852 बोल्ट आर ट्विस्ट ऑफ टाइप टेंशन कंट्रोल। आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में आपको दिया रहेगा कि यूज ट्विस्ट ऑफ टाइप बोल्ट मेथड फॉर द कनेक्शन, या फिर आपको बोला गया रहेगा यूज स्नग टाइट। स्नग टाइट बोला है तो आप हेक्सागोनल बोल्ट यूज करोगे, ट्विस्ट ऑफ टाइप बोला गया है तो आप टीसी बोल्ट यूज करोगे। समझ में आया? इन वर्ड के हिसाब से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा बोल्ट यूज कर सकते हैं। F18 bolts are twist off type tension control bolts. These bolts must be pre-tensioned with the twist off type tension control bolt installation range that has two coaxial chucks. अब देखो क्या होती है ना, ये जो गन होती है, मतलब ये जब बोल्ट टाइटनिंग का रेंज होता है, ये रेंज कैसा होता है, इसमें गन होती है, ये जो आप गन देख रहे हो ये गन है ना, इसमें दो चक्स है ना ये, तो एक क्या करेगा, एक आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा और एक अंदर का ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ ये अंदर का आपका ये दिख रहा है जो चक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द इनर चक। द इनर चक क्या करेगा, ये जो फीट है या लाइन है इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है, और जो आउटर चक है वो क्या करेगा, बोल्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो क्या है कि एक आप खुद करके रखा है और दूसरा रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने में क्या हो जाएगा कि बोल्ट जब टाइट करने की कोशिश करेगा ये अपने आप इसको होल्ड करके रखा है, ये जब टाइट करेगा तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन क्रिएट से क्या है, ये जो स्लाइन है ये टूट जाएगी, एक स्पेसिफाइड टॉर्क या एक स्पेसिफाइड टेंशन में वो जो स्लाइन है वो टूट जाएगी। जब स्लाइन टूटेगी तो कनेक्शन अचीव हो जाएगा, है ना। द इनर चक एंगेजेस द स्लाइन एंड ऑफ द बोल्ट, द आउटर चक एंगेजेस द नट, the two chucks turn opposite to one another to tighten the bolt. The line end of the F1852 bolt shear off at a specified tension, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टेंशन में वो बोल्ट टूट जाएगा, मतलब वो जो लाइन है वो टूट जाएगी। देखो यहाँ पे ये जो दो बोल्ट है इनकी देखो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, मतलब इसकी लाइन टूटी हुई है, और ये देखो बाकी के अभी तक बचे हुए, तो इनकी लाइन अभी तक टूटी नहीं है, मतलब क्या है, इनमें स्पेसिफाइड टेंशन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। ये होगी आपकी फोर्थ मेथड। अब ये जो फिफ्थ मेथड है इसको कहते हैं ASTM F959 डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर। अब क्या है कि कुछ कुछ जगह पे, अभी जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो गन थी वो गन एग्जैक्टली उसमें चली गई, मतलब जब वो टाइट करने की कोशिश करने लगा तो गन के लिए उसके पास जगह थी टाइट करने के लिए, तो वहां पे वो इसने टीसी बोल्ट यूज करके उन कनेक्शन को कर लिया। अब कुछ कुछ जगह पे इतनी जगह नहीं होती, मतलब गन पास करने के लिए भी जगह नहीं होती, ठीक है। तो सपोज बहुत ही डेंस एरिया है जहाँ पे आप लोग गन, इलेक्ट्रिक गन नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपको उन कनेक्शन में एसटी बोल्ट देने हैं या फिर फ्री टेंशन कनेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोग तो गन नहीं लेके जा सकते, लेकिन वहां पे आपको स्पड रेंज से काम करना है ना, तो वहां पे आपको ये मेथड यूज होती है, कौन सी, ASTM F959 डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर। ठीक है, होते हैं DTI वॉशर, मतलब डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर मतलब क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है DTI। अब ये DTI क्या है, ये देखो DTI मतलब ये वॉशर है, इनको कहे जाते हैं वॉशर। जैसे आप लोगों ने हार्डन वॉशर देखा है ना, सर्कुलर वॉशर था हार्डन वॉशर, वैसे DTI वॉशर होते हैं, और ये होती है फिलर गेज। तो DTI वॉशर क्या होता है, DTI वॉशर का पर्पस कि ये वॉशर में आपको ये प्रोट्रूजन दिखेंगे, ठीक है, ये प्रोट्रूजन है, इस प्रोट्रूजन में कभी कभी आपको ऑयल मटेरियल या फिर कोई एक लिक्विड मटेरियल
ऐड किया जाता है। मतलब जब वो आप देखोगे मैन्युफैक्चरर से खरीदोगे तो उनमें कुछ प्रोविजन में आपको कुछ एक तो ऑयल मटेरियल या फिर कुछ ऐसे दिया जाता है। इसमें क्या होगा कि जब आप लोग क्वाड्रेंट से इसको टाइट करोगे, आप क्या करते हो एक साइड में, मतलब अभी ये हेड साइड है, ये नट साइड है। जीटीआई वॉशर को टाइट करने की 4 मेथड होती है, ठीक है। 4 साइड से आप उसको टाइट कर सकते हो। कैसे, देखो कहाँ पे रखना है। ये जो जीटीआई वॉशर होता है ये आप नट के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। अभी ये जब आपने हेड के अंदर रखा हुआ है और देखो बोल्ट साइड में आपने, सॉरी नट साइड में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वॉशर यूज किया, ठीक है। अभी हार्डन वॉशर की साइड से आप क्या कर रहे हो, उसको टाइट कर रहे हो। जब ये टाइट करोगे बोल्ट को, तब ये जो प्रोट्रूजन है ये दबने की कोशिश करेंगे, है ना, दब जाएंगे और एक फ्लैट सरफेस क्रिएट करोगे। अब क्या है कि जब ये कनेक्ट, मतलब ये पूरे इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, तो ये फिलर गेजेस है, जो चेकर रहेगा या फिर जो बोल्ट टाइट कर रहेगा, वो क्या करेगा, ये फिलर गेजेस को इन गैप के बीच में डालने की कोशिश करेगा। अगर ये स्पेसिफाइड गैप में चला जाता है, इनकी देखो इनकी थिकनेसेस रहती है कि जो थिकनेस उसको अचीव करनी है, अगर ये पास हो जाता है, वो कंसिडर करता है कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर और टाइट करना है, ठीक है। देखो another way to try to ensure proper pre-tensioning of a bolt is through the use of a direct tension indicator, जिनको कहा जाता है DTI, ठीक है, या फिर LIW। अच्छा, DTI का दूसरा एक नाम, उसको एक सब नेम है LIW, लोड इंडिकेटर वॉशर। याद रखो, LIW किसी ने बोला है तो उसका मीनिंग भी DTI ही होता है, DTI या फिर LIW वॉशर, ठीक है, लोड इंडिकेटर वॉशर। These washers have the protrusions that must bear against the unturned। अब देखो ये वॉशर्स कहाँ पे रखे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल आप, मतलब जिस साइड से आप टाइट कर रहे हो उस साइड में नहीं रखा जाता, जिस साइड से आप टाइट नहीं कर रहे हो उस साइड में। देखो these washers have protrusions that must bear against the unturned element. As the bolt is tightened, the clamping force flattens the protrusions and reduces the gap. The gap is measured with the filler gauge. When the gap reaches the specified size, the bolt is properly pre-tensioned। समझ में? अब देखो इंस्टॉलेशन ऑफ द DTI 4 टाइप की इंस्टॉलेशन की है। कैसे DTI गैप मेजर्ड है। अब देखो कैसा है कि हेड के अंदर आपका DTI वॉशर रखा है और इधर से उसको टाइट कर रहा है। DTI अंडर बोल्ट हेड नॉट टर्न, मतलब इसको टर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी मेथड देखो, DTI अंडर नट, नट के साइड से नट टर्न, मतलब इसने वॉशर को नट के अंदर रखा लेकिन टाइटिंग कर, मतलब टाइट किसको करेगा, नट से ही टाइट करेगा, मतलब नट को ही टाइट करेगा, हेड को फिक्स करेगा, नट को टाइट करेगा। इस कंडीशन में भी उसने नट को ही टाइट किया। फिर ये हेड की साइड में रखा, हेड से ही टाइट करेगा। इसने नट की साइड में रखा लेकिन हेड की साइड से टाइट करेगा। तो ये 4 में रहते हैं। देखो इनके नाम पढ़ लेना, ये हमको जरूरी नहीं होता। आप लोग अगर जब DTI वॉशर दोगे, फिर DTI वॉशर देखो टेक्निक मेथड जो है वो खुद चेक करेगा कि उसको किस साइड में DTI वॉशर को रखना है और किस साइड से उसको टाइट करना है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज एसेंशियल दैट द डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड इन द असेंबली। द बोल्ट हेड इज स्टेशनरी व्हाइल द नट इज टर्न। DTI मतलब ये चारों लिए ABCD लिखा हुआ है, एक बार आप इसको देख लें। अब देखो नॉमिनल बोल्ट होल डायमीटर, मैंने आपको कहा था कि आपको 4 टाइप के होल्स दिखेंगे। पहला होता है स्टैंडर्ड राउंड। अब देखो बोल्ट के डायमीटर दिए हुए 1/2, 5/8, 3/4, 7/1। आपको जनरली दो याद में रखना है, वो कौन से, यही याद रखो। जनरली मैक्सिमम टाइप से आपको यही साइज यूज की जाती है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये साइज आपको यूज करते हुए देखेंगे। अब बोल्ट डायमीटर देखो वेरी हो रहा है। तो स्टैंडर्ड राउंड होल मैंने क्या कहा था, अगर आपका बोल्ट 3/4 आया है तो स्टैंडर्ड राउंड होल में क्या है, +1/16 आपका डायमेंशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हाफ इंच में +1/16 9/16 होगा, 5/8 में 1/16 11/16, 3/4 में 1/16 13/16, कहाँ तक 1 इंच तक, सॉरी 7/8 तक। जब 1 इंच का आपका होल यूज होता है, 1 इंच का डाया का बोल्ट यूज होता है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड राउंड होल होगा वो 1/8 से होगा। मतलब 1 इंच तक आपका जो स्टैंडर्ड राउंड होल होता है वो कितना होता है, +1/16, और 1 इंच से आगे आपका जो होल डायमीटर जाएगा उसमें आप लोग 1/8 का इंक्रीमेंट करोगे स्टैंडर्ड राउंड होल। जब आप स्टैंडर्ड राउंड होल प्रोवाइड करोगे। ओवर साइज होल्स क्या होती है, ओवर साइज होल्स देखो हाफ इंच में 1/8 एक्स्ट्रा ऐड किया, 5/8 में 3/16 ऐड किया, 13/16, सॉरी 5/8 ना, नहीं इसमें 1/16 ऐड किया, 3/4 में देखो 1/8 ऐड किया, 15/16 किया हुआ। तो ओवर साइज होल, ये सारी वैल्यूज आपके मॉडल में डाली हुई होती है, ठीक है। आपको जब ओवर साइज होल यूज करने बोला है तो ये ओवर साइज होल। अब कैसा होता है, ये होल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कैसे होती है,
क्योंकि जब दो मटेरियल ज्वाइन किए जाते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है कि एडजस्टमेंट को चाहिए क्या जगह कुछ, क्योंकि टाइटनिंग का टाइम क्या हो जाएगा, टाइट हो जाते हैं। अगर बियरिंग कनेक्शन है तो आपको होल्स से कोई लेना देना नहीं होता, जो भी आपके लोड ट्रांसफर होंगे तो इसीलिए जो होल्स होते हैं वो सिर्फ एडजस्टमेंट पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, आपको होल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जब दो मटेरियल को ज्वाइन किया जाएगा तो उनमें एडजस्टमेंट के लिए कुछ टॉलरेंस होना चाहिए, इसलिए ये देते। अब स्टैंडर्ड राउंड होल में देखो कि एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ 1/6 का एक्स्ट्रा गैप है, समझ में आया कैसा? मैं दिखाता हूँ। अभी आप ये सोचो कि ये एक मटेरियल है मेरा और ये दूसरा मटेरियल है, ठीक है। अब दोनों में अगर मैंने ये भी राउंड की बात, अब सपोज दोनों में अगर मेरा स्टैंडर्ड राउंड होल है, अब ये प्लेट में भी एक स्टैंडर्ड राउंड था थोड़ा सा, और जो उसके पीछे लगी हुई प्लेट है उसमें भी स्टैंडर्ड राउंड है। तो आप सोचो कि 1/16 का ही इन दोनों में गैप आ रहा है ना, मतलब सिर्फ 1/16 की एडजस्टमेंट आपको मिलेगी जब आप यहाँ पे बोल्ट को कॉमन बोल्ट यूज करो, ठीक है। लेकिन जब आप ओवर साइज होल यूज करते हो, इस प्लेट में भी ओवर साइज है और तो थोड़ा बहुत मटेरियल में एडजस्टमेंट होने के लिए कोशिश करेगा। अगर ओवर साइज इसमें भी है तो क्या रहेगा, इसमें ऑटोमेटिकली 3/4 का बोल्ट आ जाएगा, क्योंकि सोचो 3/4 के लिए 1/6 का बोल्ट है, ठीक है। लेकिन होता है वो यूज नहीं करते, मैक्सिमम टाइम से आपको नहीं करते हुए देखेंगे। आपको कौन से करते हुए देखेंगे, शॉर्ट स्लॉट या फिर स्टैंडर्ड राउंड, यही दो कनेक्ट आपको कनेक्ट मतलब दिखेंगे मैक्सिमम टाइम से। स्लॉट क्यों किए जाते हैं, मैंने आपको स्लॉट भी बताया था कि अगर दोनों में स्लॉट दिए गए तो स्लॉट से क्या हो जाएगा, एक में स्लॉट दिया गया है, एक में स्टैंडर्ड राउंड है। तो स्लॉट क्या है कि स्लॉट में आप देखो ये स्लॉट है, अब ये स्टैंडर्ड राउंड जो मैं बात कर रहा था, स्टैंडर्ड राउंड में दिया गया है और स्लॉट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो मटेरियल है ये इसमें डिफ्लेक्शन कहां तक सह सकता है, मतलब कहां तक एडजस्ट कर सकता है कि स्लॉट की लेंथ अगर 1 इंच है और इसकी जो डायमीटर है वो 3/4 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना मिल जाता है उसको, एक साइड में और दूसरी साइड में कितना मिल जाएगा, 1/8, मतलब 1/8 हो सकता है जब वो टाइटनिंग करने है ना। कभी कभार 1/16 का एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। बिल्डिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो टाइट करने की कोशिश करता है उसको खींचना पड़ेगा है ना, टाइट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए सारी चीजें कर सकता है, तो उसको एडजस्टमेंट के लिए ये वैल्यू मिल जाती है। समझ में आया? और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब बियरिंग कनेक्शंस में आपके बोल्ट, ये जो बोल्ट है बोल्ट ट्रांसफर होता है ना, बियर मतलब बोल्ट के ऊपर ये बियर होता है, तो आपके होल्स क्या हो जाएंगे, बियर हो जाएंगे, है ना। और स्लिप क्रिटिकल में क्या हो जाएगा, इन दोनों मटेरियल्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो बोल्ट के ऊपर तो बेयरिंग कंडीशन जो भी लोड आएगा ये फ्रिक्शन ही इसको रेजिस्ट कर लेगा। इसीलिए जो होल्स का मैं बात कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट क्या हो गई, होल सिर्फ आपके एडजस्टमेंट पर्पज के लिए यूज हुआ, मतलब टू अचीव अ स्मूथ कनेक्शन, ठीक है। कौन सा यूज करना है, स्लॉटेड यूज होल यूज करना है, स्टैंडर्ड राउंड, ये डिसाइड करता है डिजाइन, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर आपको कनेक्शन देगा वो इनको डिसाइड करेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 3/4 का अगर मैं बोल्ट यूज कर रहा हूँ तो उसका नॉर्मली 1/16, अगर होल किसी ने पूछा तो 1/16 का इंक्रीमेंट रहेगा अप टू 1 इंच, और 1 इंच के बाद वो होता है 1/8 इसका, ठीक है। ये ना स्टैंडर्ड राउंड। इसमें पूछा कि ओवर साइज होल्स में क्या रहता है, तो आप लोग सिर्फ बता सकते हो कि 1/8 से लेके 5/16 के इंक्रीमेंट में वो होल साइज चेंज होते हैं एज पर डायमीटर। शॉर्टकट में आपको दिख जाएगा कि अगर 3/4 का किसी ने पूछा तो 13/16 डाया इंटू 1 इंच की स्लॉट लेंथ, इंटू 1/5 की स्लॉट लेंथ। देखो डाया जो था वो दोनों में सेम है, तो डाया की बात चल रही है, ये दोनों में सेम है, स्टैंडर्ड राउंड में और स्लॉटेड में। सिर्फ क्या चेंज हो रही है, स्लॉट की लेंथ चेंज। लेंथ क्या कही थी, मेरा जो डाया होता है ये डाया यही है, लेकिन ये स्लॉट, मतलब डाया लेकिन स्लॉट की लेंथ में क्या होती है ये, और स्लॉट की लेंथ मैंने आपको क्या बताई कि स्लॉट की लेंथ इज रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्मूथ कनेक्शन टू मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। स्लॉट की लेंथ देखो 3/4 के लिए 1 इंच की होती है, 1 इंच के लिए 1/5 की होती है, ठीक है। ये चीज है। और लॉन्ग स्लॉट कब यूज होता है, लॉन्ग स्लॉट में देखोगे आप तो डाया देखो 30
1 बाइट यहाँ पे भी सेम है, लेकिन स्लॉट की लेंथ देखो चेंज होगी, कितनी चेंज हुई, यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 17 बाइट, मतलब आप सोचो कि 17 बाइट मतलब कितनी बड़ी हो जाएगी। अभी जो स्लॉट की लेंथ होती है ना, ये लॉन्ग स्लॉट हम लोग कब यूज करते हैं ये चीज पता है। आप अगर आपकी कोई एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ये मेरी एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी न्यू बिल्डिंग के मटेरियल कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे ये नई बिल्डिंग कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे कुछ कनेक्ट नई बिल्डिंग कर रही है, अब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो बिल्डिंग में है ना कुछ ब्रिज कनेक्ट होने वाला है, यहाँ पे ऐसे कोई रास्ता बनने वाला है, ठीक है, कंसिडर करो कि ऐसे एक ब्रिज बनाने वाला है। तो जब ये ब्रिज के कनेक्शन करेगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे बीम्स लगने वाले, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जब ड्राइंग दी जाती है तो एग्जैक्टली डायमेंशन नहीं पता होता, क्योंकि फील्ड पे जब सर्वे करता है तो सर्वे में कुछ एरर हो सकता है डायमेंशन में, शायद 1 इंच का एरर हो सके, 1/2 इंच का एरर हो सकता है ना, कुछ ना कुछ डायमेंशनिंग एरर हो सकता है। तो जब आपका ये जो मेन मटेरियल होता है, ब्रिज का मटेरियल या फिर एग्जिस्टिंग मटेरियल, जब ये इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली लेंथ नहीं रहेगी, आपको मटेरियल जो ऑलरेडी वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि वो एग्जैक्टली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जब हम लोग जब यहाँ पे सेक्शन देखेंगे ऐसा, तो क्या रहेगा, सपोज यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कॉलम है और यहाँ पे आपका बीम लग रहा है, तो आप लोग जब यहाँ पे कनेक्शन दोगे, यहाँ पे जब सपोज प्लेट का कनेक्शन दोगे, तो आप इसमें क्या करोगे, स्लॉट प्रोवाइड करोगे। स्लॉट मतलब इस बीम में आप स्टैंडर्ड राउंड होल दोगे और आपकी जो प्लेट है इसमें स्लॉट दोगे, तो स्लॉट में क्या हो जाएगी, जब वो बीम आएगा तो स्लॉट में वो जो होल है स्टैंडर्ड राउंड होल वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसको कितना प्ले मिलेगा, 3/4 डायमीटर के लिए 1/7 बाइट का प्ले मिल जाता है। 3/4 अगर इसमें से निकाल दोगे तो 1 बाय डायमीटर का उसको प्ले मिल जाएगा एडजस्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड, कनेक्शन करने के लिए। तो मैक्सिमम टाइम पे जो लॉन्ग स्लॉट होते हैं, ये लॉन्ग स्लॉट काफी यूज होते हैं जब आपका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ कनेक्शन हो रहा है का या फिर मेन बिल्डिंग का, उस टाइम पे आपको ये लॉन्ग स्लॉट यूज होते हुए दिखेंगे। जनरली कनेक्शन में आपको शॉर्ट स्लॉट ही यूज होते हुए दिखते हैं, जो हम लोग बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्शन करते हैं नॉर्मली एक मेंबर का दूसरे के साथ, तो आपको शॉर्ट स्लॉट ही यूज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। देखो, bolts are installed in a one of four types of holes. Standard holes can be used anywhere. Oversized holes may be only used in a cylindrical connection. The short slotted holes are used with the slot perpendicular to the direction of the thread. ठीक है, लॉन्ग स्लॉटेड होल्स आर प्राइमरीली यूज्ड व्हेन कनेक्टिंग टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ये चीज। अब इसने एक वर्ड लिखा है, शॉर्ट स्लॉटेड होल्स आर यूज्ड विद द स्लॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड। मतलब क्या है, इसका मीनिंग होता है कि जैसे अभी देखो ये मेरा बीम है, यहाँ पे मेरा कॉलम लग रहा है और यहाँ पे मेरी शियर टैब लग रही है, और जब मैंने कहा कि स्लॉट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, शियर टैब में स्लॉट आएंगे। अभी जनरली बता देता हूँ कि जब आप लोग कनेक्शन करते हो, शॉर्ट स्लॉट के कनेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी भी आपके मेन मेंबर में हम लोग स्लॉट प्रोवाइड नहीं करते, चीज ध्यान रखो। ये आपका मेन मेंबर हो गया ना, ये आपका मेन मेंबर है, ये आपका मेन मेंबर, तो मेन मेंबर में स्लॉट नहीं प्रोवाइड करूंगा। जब मैं मेन मेंबर में होल्स प्रोवाइड करता हूँ कनेक्शन के लिए, वो मेरे स्टैंडर्ड राउंड होल्स होते हैं। तो कभी भी मेन मेंबर में मेरे स्लॉट्स नहीं आते। स्लॉट्स मेरे कहाँ पे आते हैं, जो कनेक्टिंग मटेरियल था, ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्लेट आप देख रहे हो, प्लेट पे मैंने स्लॉट प्रोवाइड किया, ठीक है, मैंने मेन मेंबर में स्लॉट नहीं प्रोवाइड किया। कभी भी आपके शॉर्ट स्लॉट, लॉन्ग स्लॉट आपके मेन मेंबर में नहीं आते अनलेस इट इज नोटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग। आपके कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में अगर बोला है कि यूज शॉर्ट स्लॉट ऑन द बीम और लॉन्ग स्लॉट ऑन द बीम, तभी आप उसको प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज आप बीम में नॉर्मली आपके स्टैंडर्ड राउंड होल्स ही आते हैं, कभी भी याद रखें, ठीक है। ये चीज आपके जो अटैच मटेरियल होता है, जो कनेक्टिंग मटेरियल होता है, उनमें स्लॉट आता है, ये चीज। अब इसने क्या कहा है, शॉर्ट स्लॉटेड होल्स आर यूज्ड विद द स्लॉट परपेंडिकुलर। अब देखो स्लॉट की डायरेक्शन कैसी है, मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करेक्ट, और जब भी मेरे लोड्स आते हैं वो वर्टिकल लोड्स होते हैं, तो लोड्स कैसे मेरे स्लॉट के परपेंडिकुलर, यही इसका मीनिंग है कि जब भी आप लोग स्लॉट्स को प्रोवाइड करोगे, स्लॉट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द मेंबर, ये चीज होती है, ठीक है।
मतलब अगर मेरे फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस है तो मेरे स्लॉट कैसे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल स्लॉट रहेंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आपको पता है अगर आपने यहाँ पे वर्टिकल स्लॉट दे दिया था तो यहाँ पे अगर वर्टिकल स्लॉट रहता, अगर मेरा लोड भी वर्टिकल ही है तो क्या हो जाएगा कि जब मैं सिंपली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनमें स्लिप ऑकरेंस हो जाएगा, स्लिप ऑकर होगा तो बीम क्या हो जाएंगे, उनके एलिवेशन वेरी मतलब चेंज हो सकता है, कि बीम नीचे जा सकता है, समझ में आया। इसीलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आता है मिनिमम एज डिस्टेंस। अब क्या है कि जब आप होल्स प्रोवाइड करते हो तो कभी भी एंगल्स में अगर आप होल्स प्रोवाइड करोगे तो आपको मिनिमम एज डिस्टेंस का क्राइटेरिया ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम एज डिस्टेंस का क्राइटेरिया मतलब क्या है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देखो ये एंगल है ना, मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू मतलब क्या है कि आपको जैसे इसमें अगर इसका टॉप व्यू लूंगा तो कैसे दिखेगा मुझे समझ में ऐसा। तो जब यहाँ पे मैं होल्स को प्रोवाइड करने वाला हूँ, अब देखो क्या लिखा हुआ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टैंडर्ड होल टू एन एज ऑफ अ कनेक्टेड पार्ट, ठीक है, in any direction shall not be less than either the applicable value from a table J3.4। देखो क्या लिखा, okay। यहाँ पे देखो क्या चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, मिनिमम एज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी ये जो डिस्टेंस होते हैं ना, ये डिस्टेंस हम लोग कनेक्टिंग मटेरियल, the distance from the center of a standard hole to an edge of a connected part in any direction shall not either the applicable values from table J.3। अब देखो अगर मैं 3/4 का बोल्ट यूज कर रहा हूँ तो मिनिमम एज डिस्टेंस कोई भी मटेरियल से वो 1 इंच से लेस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 इंच से लेस है तो ये कनेक्शन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम हम लोग 1 इंच से ज्यादा ही रखते हैं डायमेंशन, कोई भी कनेक्शन, ठीक है। अगर ये कॉलम की प्लेन से आ रहा है, ये कॉलम है, तो कभी भी ये 1 इंच से नीचे नहीं रहता, या फिर जैसे ये एंगल से लेके ये वैल्यू मैं कभी भी 1 इंच से नीचे नहीं रखूंगा, ये मेरी 1 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 1 इंच का बोल्ट यूज कर रहा हूँ तो ये दोनों वैल्यूज बन, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी 1/4 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि अगर 3/4 का बोल्ट यूज कर रहा हूँ तो मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 इंच होना चाहिए, और 1 के लिए 1/4 होना चाहिए, ये मिनिमम है। लेकिन जब कनेक्शन डिजाइनर करके देता है तो ऑलवेज मैं वैल्यू देखता हूँ तो कैसी होती है, 3/4 के लिए 1/4 लिखी जाती है और 1 इंच के लिए 1/2 लिखी जाती है। मतलब क्या है, इन जो मिनिमम वैल्यू दी है उससे थोड़ी ज्यादा ही रहती है, कभी भी आपको ऐसी वैल्यू नहीं। अगर कभी आप लोग मॉडल करते टाइम आपको अगर ऐसी कंडीशन आई कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कम दिख रहा है ना, 1 इंच से कम दिख रहा है 3/4 बोल्ट के लिए, और यहाँ पे 1 इंच के लिए 1 इंच का बोल्ट अगर यूज हो रहा है और डायमेंशन 1/4 से कम दिख रहा है, तो आपको कनेक्शन डिजाइनर को बोलना है कि इन दिस कंडीशन वी कैन नॉट अचीव 1 इंच मिनिमम एज डिस्टेंस और 1/4 मिनिमम एज डिस्टेंस। तो क्या करेगा, उस कंडीशन में शायद वो
मटेरियल को चेंज कर देगा या फिर कुछ अलग सोल्यूशन देगा। ठीक है, आपको आरएफआई जनरेट करना पड़ेगा। अब देखो मिनिमम स्पेसिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या अब देखो, अब चीज क्या रहेगी, जैसे मैंने कहा कि जब नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज होते हैं कनेक्शन में, है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने यूज होते हैं, 2 बोल्ट्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी एक क्लिप एंगल कनेक्शन जब मैं कर रहा हूँ, ये आपका कॉलम कंसिडर करो और कॉलम पे दोनों साइड में आपके कुछ ऐसे एंगल कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कंसिडर करो, यहाँ पे भी होल्स हो रहा है। तो क्या है कि जो मिनिमम, देखो दस मिनिमम स्पेसिंग डायमेंशन, होल टू होल की जो मिनिमम स्पेसिंग डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, होल टू होल स्पेसिंग, है ना। जब आप नंबर ऑफ बोल्ट्स, नंबर ऑफ होल्स प्रोवाइड करते हो कनेक्शन मटेरियल पे, तो ये जो स्पेसिंग होती है, ये स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, द मिनिमम स्पेसिंग डायमेंशन ऑफ 2 2/3 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, अगर आप 3/4 का बोल्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे अगर 3/4 का बोल्ट यूज हो रहा है, तो 3/4 के बोल्ट के लिए जो स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 2/3। तो ये डायमेंशन, ये वैल्यू कितनी आती है, ये नियरली इक्वल टू 2 इंच आती है। ठीक है, मतलब होल टू होल की स्पेसिंग 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जनरली आप अगर देखोगे तो आजकल जितने भी हम लोग काम करते हैं, जितने भी हम लोग कनेक्शंस करते हैं, तो होल टू होल 3/4 के डायमीटर के लिए होल टू होल डायमेंशन हम लोग 3 इंच लेते हैं। ठीक है, और 1 इंच के लिए 3 1/2 लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, 2 2/3 ऑफ जो नॉमिनल है उससे ज्यादा ही है, मतलब उससे ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइटनिंग क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। इस वैल्यू को आप पिच भी कहते हो, क्या कहोगे, पिच भी कह सकते हो, पिच। ठीक है, और कितना मैंने उसका फॉर्मूला क्या बताया, 2 2/3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। अगर 1 इंच का है तो 1 इंच का 2 2/3 मतलब कितना हो गया, 2 3/4 का होल स्पेसिंग हो गया, उतना मिनिमम हो गया। तो आपको उतने मिनिमम तो देना है। कभी कभी क्या है कि अभी आपको बताता हूँ कैसा है, कि सपोज यहाँ पे मेरा, अब जो ऐसी चीज बता रहा हूँ, ये चीज देखो कि ये मेरा बीम है। अब क्या है कि आपको कॉलम पे, अब ये बीम पे जब आप क्लिप एंगल कनेक्शन दे रहे हो, तो क्लिप एंगल कनेक्शन कैसी कंडीशन आएगी कि आपको डिजाइनर ने बोला है कि आपको यहाँ पे सपोज 10 इंच की डेप्थ है बीम की। बीम की डेप्थ कितनी है, 10 इंच। ठीक है, 10 इंच की डेप्थ। आपको डिजाइनर ने बोला है कि इस बीम के लिए आपको 3 नंबर ऑफ बोल्ट यूज करने हैं। कितने, 3 3/4 आया के, हाँ 3 3/4 डायमीटर के आपको 2 बोल्ट यूज करने हैं। तो कैसे लूंगा मैं, कि यहाँ पे मेरा एक बोल्ट, यहाँ पे दूसरा बोल्ट। आप खुद सोचो कि 3 इंच का ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एज डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल एज डिस्टेंस होता है इसको वी वैल्यू कहेंगे। ये वैल्यू 1 1/4 रखेंगे। आप लोग, हम लोग आगे देखेंगे इसको क्या है, ये 1 1/4। तो कितनी होगी, 3 1 1/4 1/4, ये 5.5 इंच की तो इसकी लेगी होगी। 5.5 में से अगर मैं ये 10 में से 5.5 माइनस कर दूं तो कितना बचता है, 4.5 इंच। तो ऊपर कितना डायमेंशन रहेगा, ऊपर की ये वैल्यू रहेगी मेरी 2.5 इंच, सॉरी 2 1/4, और नीचे भी कितनी रहेगी, 2 1/4। समझ में आया। तो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब इसमें ये क्लिप एंगल आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 10 इंच, अगर उसने बोला है डिजाइनर ने कि आपको यहाँ पे 3 बोल्ट यूज करना है, तो 3 बोल्ट यहाँ पे यूज हो पाएंगे क्या। आप खुद सोचो कि अगर 3 बोल्ट यूज करना है तो मतलब क्या है कि आपका फिर से यहाँ पे एक बोल्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन दूंगा, ये अगर ये 3 इंच, ये 3 इंच, 6 इंच होगा, और ऊपर 1/4 कितना हो गया, 2.5 इंच। 6 + 2.5 कितना, 8.5। अगर 8.5 के बीच में मेरा ये जो क्लियर डिस्टेंस है फ्लेंज के अंदर पार्ट का और फ्लेंज के इनसाइड पार्ट, तो ये डिस्टेंस 8.5 नहीं रहेगा। 8.5 नहीं रहेगा मतलब क्या है, मेरा क्लिप एंगल नहीं आ सकता। तो उस टाइम पे मुझे जो ये क्राइटेरिया है, ये चेक करना पड़ेगा कि मैं ये जो होल स्पेसिंग है इसको मैं कितना रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर ये मैं 2 इंच तक रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 + 2 4, ऊपर में 1 1/4 कितना हो जाएगा, 6.5। 6.5 में अगर ये मेरी इनसाइड इनसाइड जो वैल्यू है, अगर ये 8 इंच की है, तो मेरी ये जो 6.5 है इसमें आ जाएगा। मतलब जो डिजाइनर ने कनेक्शन दिया है मैं उसका अचीव कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन पे आपको ये देखना पड़ता है। जनरली होल टू होल स्पेसिंग हम लोग
3/4 के लिए 3 इंच रखते हैं, ठीक है, और 1 इंच डायमीटर के लिए 3 1/2 रखते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो क्या है? द मिनिमम स्पेसिंग डायमेंशन ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर। ये फॉर्मूला याद रखना। आपको अगर किसी ने पूछा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द होल्स, तो आप उसको बोल सकते हो विच इज इक्वल टू द 2/3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होगा। हम लोग आगे जब बीम्स और कॉलम्स कनेक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये चीजें। अब बोल्ट टाइटनिंग क्लियरेंसेस, बोल्ट टाइटनिंग क्लियरेंसेस भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या है कि आपको पता है, आप लोगों ने देखा इक्विपमेंट्स देखे थे, जब ये इक्विपमेंट डालता है कि ये इक्विपमेंट क्या है, ये शाफ्ट हो गया है ना, बोल्ट का जो मशीन है उसका शाफ्ट हो गया, वो शाफ्ट क्या करता है, बोल्ट को टाइट करने की कोशिश करता है। अब आप खुद सोचो कि जो बोल्ट का हेड है, सपोज 3/4 डायमीटर के लिए बोल्ट का हेड सपोज 1/4 है, तो 1/4 का जो बोल्ट का हेड रहेगा उसके ऊपर जो शाफ्ट आएगा उसका इनसाइड डाया का क्या रहेगा, 1/4 का रहेगा, और आउटसाइड डाया क्या रहेगा, शायद 2 इंच रह सकता है। आपको अगर वो 2 इंच रहेगा तो आपको यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पे सोचो ये उसकी मशीन हो गई है ना, इनसाइड डाया उसका, ये इनसाइड डाया होगा। तो जो आउटसाइड डाया है वो आपके जो दूसरे बोल्ट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल बोल्ट देखो, इसमें क्लैश नहीं करना चाहिए, है ना, ये इनमें क्लैश नहीं करना चाहिए। तो ये जो होता है C1, ये C2, ये C1, ये C1, ये आपके क्या है, बोल्ट क्लियरेंसेस है। ये बोल्ट डाया के हिसाब से देखो उनके क्लियरेंसेस लिखे हुए। अगर मैं 1 इंच का डाया या फिर 3/4 का डाया यूज कर रहा हूँ, तो जो C1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/4, C2 की कितनी होनी चाहिए, 3/4। ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो जो गेजेस होते हैं, ये गेजेस देखो, ये गेजेस होती है, ये वैल्यूज होती है गेजेस की, ये जो वैल्यू है ये होता है गेजेस। तो ये गेजेस डिफाइन होते हैं इन मशीन्स को कंसिडर करते हुए कि एंगल पे गेज कितना होना चाहिए या फिर कॉलम्स पे गेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे बोल्ट क्लियरेंस अचीव हो जाए। हम लोग जब कनेक्शंस पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये चीज और मैं क्लियर बताऊंगा। लेकिन ध्यान में रखो कि आप जब बोल्टिंग करते हो तो आपको क्लियरेंसेस ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है, क्लियरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। आप जब सॉफ्टवेयर में काम करोगे तब आपको और ज्यादा क्लियर आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको 3D मटेरियल दिखेगा। जब आप उसको टाइटनिंग के लिए देखोगे, टाइटनिंग कंडीशन चेक करोगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, बोल्ट आपको पास आउट करते दिखेगा कि बोल्ट टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, या फिर वो क्लैश करेगा, ये चीज आपको वहाँ पे समझ में आएगी। अब इक्विपमेंट देखो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है स्पड रेंच। ये नॉर्मली जब वो बोल्ट मतलब अलाइन करता है, अलाइन करने के टाइम पे देखो ये रहेगी, क्या बोलते हैं उसको, वर्कर का पिंस रहेंगे, और पिंस को वो बोल्ट होल्स में इंसर्ट कर देगा, जिससे क्या है कि एक होल में इंसर्ट कर दिया तो बाकी बोल्ट्स को टाइट करवा सकता है, ऐसा। ये हो जाती है उसकी इलेक्ट्रिक रेंच, या फिर नॉर्मल क्या बोलते हैं प्रेशर रेंच हो जाती है ना। और ये जो तीसरा दिख रहा है ये है आपके वेल्डिंग का मशीन। हम लोग जब अभी अगला सेशन लेंगे वो उसमें वेल्डिंग रहेगी, तो इसको कहते हैं वेल्डिंग मशीन, ठीक है। ये इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स है। अब देखो इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, जब बोल्ट टाइटनिंग होती है तो इनका इंस्पेक्शन कैसे होता है। ये snug tighten joints require visual inspection for firm contact and a proper use of a washer, ठीक है। snug tighten कंडीशन क्या देखी जाती है कि दोनों मटेरियल फर्म कॉन्टैक्ट में है क्या, विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाता है कि दोनों में कॉन्टैक्ट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, और वॉशर अच्छे से टाइट हुआ है कि नहीं, ये चीज समझ में आती है। प्री टेंशन जॉइंट्स रिक्वायर प्री इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन एंड रूटीन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्रॉपर एप्लीकेशन। जैसे अभी आप देखो कि टर्न ऑफ नट मेथड है, टर्न ऑफ नट मेथड में वो चेक करते हैं कि वहां पे एरो दिया हुआ था कि नहीं है, वो एरो में कुछ डिग्री दी हुई कि नहीं है, वो उनको विजुअलाइज करके चेक करता है, ठीक है। स्लिप क्रिटिकल जॉइंट्स रिक्वायर इंस्पेक्शन ऑफ द फेइंग सर्फेसेस इन एडिशन टू द वो इंस्पेक्शन। यहाँ पे देखो देयर आर सेवरल बोल्टेड कनेक्शन इंस्पेक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजर कैन परफॉर्म। लुक एट द बोल्ट स्टिक आउट, मतलब वो चेक करता है, जैसे अभी टीसी बोल्ट है तो टीसी बोल्ट में भी वो चेक करेगा कि स्प्लाइन टूटी हुई या नहीं टूटी हुई। अगर स्प्लाइन नहीं टूटी है तो कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ है। उसके बाद ये भी चेक करेगा कि बोल्टिंग कनेक्शंस में ये जो उसकी टिप से बाहर निकली हुई कि नहीं, नट से अगर ये बाहर निकली हुई है तो कनेक्शन शायद अचीव है। अगर कभी कभी कंडीशन में क्या हो जाती है कि ये जो थ्रेडेड पोर्शन है ये नट के अंदर रह जाता है। समझ में आया, नट के अंदर रहना मतलब कैसी बात कर रहा हूँ कि जैसे आपका ये बोल्ट का हेड हो गया, ठीक है, और ये जो नट है ऐसे, ये उसका थ्रेड्स हो गए, ये थ्रेड्स हो गए, ठीक है। और अगर आपका ये ऐसे नट, मतलब ये पोर्शन क्या है कि आपके नट के आउटसाइड फेस से अंदर ही रह गया, तो मतलब क्या है कनेक्शन प्रॉपरली टाइट नहीं हुआ है।
ये उसका मीनिंग रहेगा। देखो, स्टिक आउट इज द अमाउंट द बोल्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द आउटसाइड सरफेस ऑफ द नट, मतलब नट से ये टिप बाहर निकली है या नहीं, ये भी एक चीज चेक करते हैं। पॉजिटिव और जीरो स्टिक आउट इज एक्सेप्टेबल, नेगेटिव स्टिक आउट वेयर द एंड ऑफ द बोल्ट इज इनसाइड द नट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे देखो, इंस्पेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इंस्पेक्ट द टर्न ऑफ नट मैच मार्क्स टू इंश्योर द बोल्ट्स हैव बीन प्री-टेंशन, वो मैच मार्क्स चेक करते हैं। If 1852 bolts are used, make sure the ends have been snapped off all bolts. जैसे यहाँ पे देखो snap, ये spline टूटी हुई है ना। In some cases, due to insufficient clearances for the installation range, F1852 bolts will be tightened by alternative method. Alternative method हमने कौन सी देखी थी? वो DTI washers वाली। So the ends will not be snapped off. ऐसा। Bolting consideration. The types of joints used in a structure are somewhat dependent on the overall design of the structure, but these are some points to consider. The erector may prefer certain bolts and joint types over other due to equipment requirement. कभी कभी क्या होता है, इरेक्टर जो होता है उनके हिसाब से भी बोल्ट्स या फिर कौन से बोल्ट यूज करना है या फिर कौन सी कंडीशन यूज करना है, ये इरेक्टर डिसाइड करता है और डिजाइनर को बताता है कि आप लोग वो मेथड यूज करो जो हमारे लिए फिजिबल, मतलब इरेक्शन करने के लिए उनको फिजिबल जो मेथड है वो मेथड के अनुसार डिजाइनर को डिजाइन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, स्नग टाइटन जॉइंट्स आर नॉर्मली द मोस्ट इकोनॉमिकल बोल्टेड जॉइंट्स। ठीक है, ये बोला गया है। फॉर प्रीटेंशन जॉइंट्स F1852 एंड DTIs आर पॉपुलर एंड कैन बी इकोनॉमिकल, मतलब जहाँ पे स्लिप क्रिटिकल कंडीशंस या फिर टीसी बोल्ट या फिर प्रीटेंशन कंडीशन आती है वहां पे टीसी बोल्ट या फिर DTI वॉशर की कंडीशन मैक्सिमम टाइम पे यूज होती है। स्लिप क्रिटिकल जॉइंट्स आर द मोस्ट कॉस्टली जॉइंट्स एंड शुड ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन नेसेसरी। स्लिप क्रिटिकल कंडीशन वाले जॉइंट्स नॉर्मली यूज नहीं होते, जहां पे आपकी कंडीशन आ रही होगी ब्रेसिंग कंडीशन और जहां पे नेसेसरी है वहीं पे यूज की जाए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टलियर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके बोल्टिंग की सारी इंफॉर्मेशन। तो आपको बोल्ट सबको समझ में आए कि क्या बोल्ट्स में क्या क्या कवर हुआ, क्या नहीं कवर हुआ, बोल्टिंग कहाँ पे यूज होती है ना। टाइप्स ऑफ बोल्ट्स हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने कंडीशंस देखी कि बोल्ट कहाँ पे किस कंडीशन में एक्ट होता है, बियरिंग कंडीशन में, स्लिप क्रिटिकल कंडीशंस में। फिर हमने बोल्ट टाइटनिंग मेथड्स देखी है ना। वो कॉस्ट और बाकी जो क्लियरेंस है उसका ज्यादा ध्यान मत दो, वो जैसे जैसे हम लोग कनेक्शन पे आगे जाएंगे वहां पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी। अभी की कंडीशन में आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 325 बोल्ट कहाँ पे यूज होते हैं, 307 बोल्ट कहाँ पे यूज होते हैं, A490 कहाँ पे यूज हो सकते हैं, बियरिंग कंडीशन क्या होती है, स्लिप क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है, आपको टाइटनिंग मेथड्स कौन सी होती है, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद एक बोल्ट के पास इतनी ही सारी चीजें, बोल्टिंग में आपको यही चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो मैं आपको भी दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे मंडे को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर मंडे को हम लोग वेल्डिंग पढ़ेंगे, वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा, मैं यही पे सेशन खत्म कर देता हूँ, हम लोग मंडे मिलते हैं।